अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी बर्फ का तूफान। अंबर और नाग अभी रास्ते में ही हैं। अब जरा हम चलकर मारिया की भी खबर लेते हैं कि वो स्विट्जरलैंड के उस गांव में किस हालत में है जहां उसे नाग छोड़कर अंबर की तलाश में गया था। जैसा कि आपको मालूम है, उस गाँव के लोग नाग के दुश्मन थे। उनका एक आदमी नाग की वजह से मर गया था। उनके दिल में यह ख्याल घर कर गया था कि नाग कोई जादूगर है और उसके काले जादू की वजह से उनके गाँव का एक आदमी मर गया है और ना जाने अभी इस गाँव पर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। नाग जब मारिया को घर पर अकेली छोड़कर अंबर की तलाश को निकला तो वो मारिया को खास तौर पर ताकीद कर गया था कि वो घर से बाहर मत निकला करे और बड़ी एहतियात से रहे, क्योंकि मारिया दिन का ज्यादा वक्त घर के अंदर ही गुजारती। गांव के लोग मारिया को नहीं देख सकते थे, फिर भी उनको यकीन हो गया था कि इस घर में कोई चुड़ैल रहती है जो उनके गाँव वालों की मौत की जिम्मेदार है और जो बारी बारी उस गाँव के सारे लोगों को मार डालेगी। मारिया सिर्फ दिन में एक बार घर से निकलकर बाग में जाती, कुछ फल वगैरह तोड़ लाती, फिर बाजार की किसी दुकान से सब्जी और डबल रोटी उठा लाती और घर में बैठकर खा पीकर आराम करती। उसका ध्यान भी अंबर की तरफ लगा था जिसे लेने नाग गया हुआ था। उसे यकीन था कि अंबर उसे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। नाग के जाने के बाद लोगों ने जब देखा कि मकान खाली हो गया है तो एक रात दो आदमी मकान को आग लगाने के लिए आए। वो झाड़ियों के पीछे पीछे छुपकर चले आ रहे थे। मारिया उस वक्त ख्वाबगा के बिस्तर पर आराम कर रही थी। एक आदमी ने देखा कि मकान का दरवाजा बाहर से खुला है। अरे, यह दरवाजा बाहर से किसने खोल दिया? दूसरा कहने लगा, मेरा ख्याल है अंदर कोई जरूर है। कौन हो सकता है? वो शख्स तो बाहर गया हुआ है। फिर अंदर से दरवाजा किसने बंद कर रखा है? अभी मालूम हो जाएगा, आग लगा दो। पहले आदमी ने दरवाजे को जरा सा अंदर को धकेला, दरवाजा बंद था। वो बड़ा हैरान हुआ। पहला बोला, यहाँ जरूर चुड़ैल रहती है। मेरा ख्याल है हमें आग लगाकर भाग जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने जेब से माचिस निकालकर तेल से भीगा हुआ कपड़ा जलाया और उसे खिड़की पर फेंक दिया। लकड़ी की खिड़की थी और पेट्रोल वगैरह में भीगा हुआ कपड़ा था। कमरे में एकदम से आग भड़क उठी। दोनों आदमी वापस भागे। भागते हुए उनके पैर पत्थरों से टकराए और वो धड़ाम से फर्श पर गिरे। शोर की आवाज से मारिया की आंख खुल गई। उसने जो कमरे में आग देखी तो लपक कर पानी की बाल्टी उठाकर आग पर डाल दी। आग बुझ गई। दूसरे दिन गाँव वालों ने देखा कि मकान वैसे का वैसे खड़ा है। वो बड़े परेशान हुए। हर तरफ यही बात मशहूर हो गई कि इस मकान में एक चुड़ैल रहती है जो अनकरीब सारे गाँव को खा जाएगी। इत्तेफाक से उस गांव में एक खाना बदोश आया हुआ था जो काला इलम जानता था और सुरख जादूगर के नाम से मशहूर था। गांव के चंद लोग उस जादूगर के पास गए। उसे जाकर बताया कि गांव के एक घर में चुड़ैल रहती है जो उनको निकालने का इरादा रखती है। सुरख बालों वाले जादूगर की नाक तोते की तरह थी। लंबे बाल काली टोपी से झाड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे। उसने सारी कहानी सुनकर कहा, चुड़ैल का बाप भी हुआ तो मैं उसे भगा दूंगा। तुम मुझे मकान दिखा दो और चले जाओ, बाकी मैं जानू और मेरा काम। गाँव वालों ने जादूगर को मारिया का मकान दिखा दिया। जनाब, मकान खाली है मगर चुड़ैल ने अंदर से कुंडी लगा रखी है। जादूगर ने कहका मारकर कहा, मैं वो जादू करूंगा कि चुड़ैल की बच्ची हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ी हो जाएगी। मैं आधी रात को अपना काला इलम शुरू करूंगा। तुम लोगों में से कोई इधर ना आए, क्योंकि अगर चुड़ैल ने हमला कर दिया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन तुम में से कोई ना कोई जरूर मर जाएगा। लोग वापिस चले गए। सुरख जादूगर शहर से बाहर गिरजे के पास एक झोंपड़ी में उतरा हुआ था। उसने आधी रात को चुड़ैल के मकान पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। उस रात को आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की बिजली भी चमकने लगी। जादूगर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कढ़ाई में कोई तेल डालकर वो उसमें लकड़ी की डोई फेरता जाता था और मंत्र पढ़ता जाता था। जब जादू का तेल तैयार हो गया तो उसने तेल को एक इंसानी खोपड़ी में भर दिया। फिर उसमें से तेल निकालकर अपने सारे जिस्म पर मला। फिर कपड़े पहने, जादू का डंडा हाथ में रखा और निकलने से पहले जादू के तेल की एक सलाई अपनी आंखों में भी डाली। उस तेल की तासीर ऐसी थी कि उससे गैबी चुड़ैलें और जिन भूत नजर आ जाते थे। जादूगर ने काली टोपी सर पर डाली और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वो सीधा चुड़ैल यानी मारिया के मकान की तरफ चल पड़ा। मारिया उस वक्त अंदर से दरवाजा बंद किए पलंग पर लेटी हुई थी। जादूगर मकान के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की दर्ज में से झांक कर अंदर देखा। अंधेरे में कमरा खाली था। उसने मुंह ही मुंह में कुछ जादू के मंत्र पढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर मारिया समझ गई कि अंबर और नाग आए हैं। वो जल्दी से बिस्तर पर से उठी और दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। जादूगर ने दरवाजे की दर्ज में से देखा कि एक नौजवान खूबसूरत बालों वाली लड़की दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी है। वो समझ गया कि यही चुड़ैल है। अगर जादूगर की आंखों में जादू के तेल की सलाई ना होती तो मारिया उसे कभी नजर नहीं आ सकती थी। चुनाचे जादूगर ने आंखों पर कपड़ा रखकर जब देखा तो गायब नहीं थी। जादूगर ने कहा, दरवाजा खोलो। आवाज ना की नहीं थी। मारिया पीछे हट गई। कौन हो तुम? जादूगर ने कहका मारकर कहा, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मैंने आज तक किसी चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें भी हलाक करके ही दम लूंगा। मारिया घबरा गई। उसने सोचा कि वो भागकर वापस ख्वाबगाह में चली जाए और अंदर से दरवाजा बंद कर ले,
जादूगर ने जोर से कंधा मारकर दरवाजे की कुंडी तोड़ी और मकान में घुस गया। उसने जाते ही जादू के डंडे को हवा में उछाल दिया। जादुई डंडा उड़ता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया और उसे टक्कर मारी। उसकी टक्कर से दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मारिया एक तरफ खड़ी थी। जादूगर कहका मारकर हंसा, अब तुम्हें कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। तुम मेरे काबू में हो। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खोपड़ी का तावीज बनाऊंगा। बड़ी मुद्दत बाद एक खूबसूरत चुड़ैल देखने को मिली है। मारिया ने सोचा कि यह जादूगर झूठ बोल रहा है। उसने मुझे नहीं देखा, वैसे ही धोखाबाजी करके मुझ पर रोब जमा रहा है। चुनाचे वो हटकर अलमारी के पीछे चली गई। जादूगर भी अलमारी के पीछे आ गया और बोला, तुम चाहे जहां भी चली जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारे बाल सुनहरे हैं। तुमने नीले रंग की कमीज पहन रखी है। तुम्हारी आंखों का रंग सब्ज है और तुम्हारे माथे पर जख्म का छोटा सा निशान है। अब बताओ। मारिया के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इस बदबख्त ने तो वाकई उसे देख लिया था और अब ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारिया ने कहा, जादूगर, मैं इल्तिजा करती हूँ कि मुझे मारो नहीं, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है। मुझे जिंदा रहने दो। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। जादूगर हंसकर बोला, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन कैद करके अपने पास रखूंगा और तुमसे बहुत से काम लूंगा। मारिया बोली, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते जादूगर भाई? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मारिया जादूगर की खुशामद इसलिए कर रही थी कि उसे बातों में लगाकर खुद वहां से फरार हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मारिया ने जब देखा कि जादूगर उसकी बातों में लग गया है तो उसने आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ लपकना शुरू कर दिया। ये खिड़की मकान की पिछली तरफ खुलती थी, जहां खेत शुरू हो जाते थे। खिड़की के करीब जाकर मारिया ने अचानक बाहर को छलांग लगा दी। वो घास पर गिरी। गिरते ही उसने खेतों में दौड़ना शुरू कर दिया। आसमान पर बिजली जोर से चमकी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसे दूर से जादूगर के कहके की आवाज सुनाई दी, ऐ चुड़ैल, तुम मुझसे भागकर कहीं भी नहीं जा सकती। मेरा जादुई डंडा तुझे तलाश कर लेगा। इसके साथ ही जादूगर ने अपने जादू के डंडे पर कुछ मंत्र पढ़ा और उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। जादू का डंडा हवा में उड़ने लगा। मारिया खेतों में भागती चली जा रही थी। अचानक उसने देखा कि जादू का डंडा उसके सर पर आ गया है। वो एक झोंपड़ी में छुप गई। बिजली चमकी तो जादू का डंडा ऊपर से उछलकर नीचे आया और सीधा मारिया के सर पर लगा। मारिया जादू के डंडे की चोट से बेहोश हो गई। जादूगर के पास जादू का डंडा वापस आ गया तो उसने खेतों में चुड़ैल की तलाश शुरू कर दी। बादल गरजने लगे। मींह की बूंदें मारिया के चेहरे पर पड़ी तो उसे होश आ गया। होश आते ही उसने जो अपने आप को देखा तो उसकी चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए। मारिया औरत से एक बकरी में तब्दील हो चुकी थी। जादूगर ने अपने जादू के जोर से उसे बकरी बना दिया था। उसने उठकर दौड़ने की कोशिश की मगर गिर पड़ी। इतने में सुरख जादूगर भी उसके करीब पहुंच गया था। उसने चुड़ैल को बकरी की शक्ल में देखा तो जोर से हंसा, अब तू सारी जिंदगी मेरी गुलाम रहेगी। मैं जिस वक्त चाहूंगा तुझे चुड़ैल बनाकर तुझसे काम कराऊंगा। उसने मारिया के गले में रस्सी बांधी और अपने साथ लेकर झोंपड़ी में आ गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त लोग उस जादूगर की झोंपड़ी के बाहर आकर जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या उसने चुड़ैल को हलाक कर दिया है। जादूगर ने कहा, जाओ आराम से जाकर जिंदगी बसर करो। मैंने चुड़ैल को खत्म कर दिया है। अब वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जाकर देख लो, मकान बिल्कुल खाली है। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और जादूगर का शुक्रिया अदा किया। जब सारे देहाती खुशी खुशी वापस चले गए तो जादूगर ने मारिया बकरी की गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, प्यारी चुड़ैल, फिक्र न करो, मैं तुम्हें कसाईयों के हवाले नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ साथ रहोगी। मैं तो तुमसे अभी बहुत काम लूंगा। जादूगर उसी रोज वहां से बकरी को साथ लेकर चला गया। गांव वालों ने जाकर तसल्ली कर ली थी कि मारिया का मकान बिल्कुल खाली पड़ा है और वहां कोई चुड़ैल नहीं है। उस मकान पर उसके मालिक ने कब्जा कर लिया और वहां अपना सामान लाकर रहने लगा। उस शख्स को आए 2 रोज हुए थे कि नाग अपने भाई अंबर को लेकर वहां आ गया। उसने दूर से मकान दिखाकर कहा, वो रहा मकान जहां मारिया रहती है। अंबर बहुत खुश हुआ। खुदा का शुक्र है कि इतने अरसे के बाद आज अपनी बहन मारिया का चेहरा देखूंगा। मकान के करीब जाकर नाग ने महसूस किया कि वहां कुछ तब्दीली आ चुकी है। मसलन मकान के बरामदे में 2 आराम कुर्सियां पड़ी थी। दरवाजे पर पर्दा गिरा था। खिड़कियां भी खुली थी। इतने में मकान के अंदर से एक उधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला आदमी आकर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। अंबर ने ताज्जुब से पूछा, ये शख्स कौन है? नाग ठिठक कर रुक गया। यह शख्स कौन हो सकता है? मारिया को तो मैं अकेली छोड़कर गया था। फिर वो उस आदमी के पास आ गई। नाग ने सलाम करके पूछा, बाबा, इस मकान में जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ गए? मालिक मकान ने तिरछी आंखों से नाग और अंबर को देखा और बोला, बरखुरदार, यहाँ तो पहले एक चुड़ैल रहती थी। बताओ, तुम उस चुड़ैल से मिलने आए हो क्या? चुड़ैल? नाग ने हैरानी से कहा, जी हाँ जनाब, चुड़ैल रहती थी। अंबर ने नाग की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया कि इस शख्स से मालूम करना चाहिए कि वो चुड़ैल अब कहाँ है। नाग ने कहा, आपको कैसे पता चला कि वो चुड़ैल थी? मालिक मकान नफरत से बोला, अरे भाई, सारा गांव जानता है कि वो चुड़ैल थी। वो किसी को नजर नहीं आती थी। उसने गांव के एक नौजवान को हलाक कर दिया था। अब वो सारे गांव को खा जाने का सोच रही थी कि गांव वालों ने मिलकर उसे निकाल दिया। निकाल दिया? नाग के मुंह से निकल गया।
मालिक मकान ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम भी उस चुड़ैल के भाईबंद हो? अंबर बोला, नहीं जनाब, ये बात नहीं है। असल में बहुत दिन गुजरे यहाँ एक औरत रहती थी जिसके पास हमने अपनी एक घड़ी गिरवी रखकर पैसे कर्ज लिए थे। अब हम इसलिए आए थे कि पैसे देकर अपनी घड़ी वापस ले लें। मालिक मकान ने मुंह फेर कर कहा, वो औरत तो खुदा जाने कब की मर खप गई है, वो मेरी किराएदार थी। नाग ने बातों ही बातों में पूछा, अच्छा तो ये बताइए कि उस चुड़ैल को मकान से निकाला किसने और किस तरह से निकाला? वो शख्स कहने लगा, वो तो हमारे गाँव वालों की खुशकिस्मती से एक सुरक्ष जादूगर यहाँ आ गया। उसके पास जाकर हम लोगों ने अपना रोना रोया, बस उस जादूगर ने चुड़ैल को गायब कर दिया। नाग ने जल्दी से पूछा, वो जादूगर कहाँ रहता है? अजी कभी रहता था, अब तो वो चला गया। कहाँ? मालिक मकान ने गुस्से से कहा, भाई जाने मेरी भला वो कहाँ गया? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मगर तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या वो चुड़ैल तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नाग ने बात काटते हुए कहा, जी हाँ, मेरी वो बहन थी। वो आदमी उछल पड़ा और कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। क्या कहा? बहन? यानी तुम भी भूत हो? नाग ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ। मालिक मकान ने कहकहा लगाया, तुम कोई मस्खरी मालूम होते हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले किए देता हूँ। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं भूत हूँ? बकवास बंद करो और भाग जाओ यहाँ से, मालिक मकान ने चीख कर कहा। नाग जरा आगे आया, उसने मालिक मकान की आंखों में आंखें डालकर देखा और वो काया पलटकर सांप बनने ही वाला था कि अंबर उसे बाजू से पकड़कर खींचकर पीछे ले गया। अब उन्होंने गांव में घूम फिर कर मालूम करने की कोशिश की कि वो जादूगर कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। काफी लोगों से मिलने के बाद उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि जादूगर का नाम सुरक्ष जादूगर था। वो अफ्रीका में 12 बरस रहकर आया था और अब वो शुमाल की तरफ गया है। अंबर ने कहा, जब तक उस जादूगर का खोज नहीं लगता हमें मारिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर? नाग ने पूछा। अंबर बोला, मेरा ख्याल तो यही है कि हमें चुपके से शुमाल की तरफ सफर कर देना चाहिए। खुदा ने चाहा तो हम एक न एक दिन उस जादूगर को जरूर पालेंगे। ठीक है, शुमाल की तरफ तो कुतुब शुमाली का इलाका है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ उस जादूगर को कैसे तलाश करेंगे? अंबर कहने लगा, कहीं न कहीं उसे तलाश कर ही लेंगे। मारिया को हमें वापस लेना है। मारिया को उसने जरूर काबू कर रखा होगा। रात उन्होंने गांव के एक होटल में बसर की। सुबह सुबह वो रेलवे स्टेशन पर आ गई। सर्दी में प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। नाग और अंबर गाड़ी में सवार हो गए और शुमाल की तरफ चल दिए। एक दिन एक रात सफर करने के बाद वो एक शहर में पहुंच गए। यहाँ से आगे कुतुब शुमाली का इलाका शुरू होता था। जिस शहर में वो उतरे उस शहर पर जर्मन फौजों ने कब्जा कर रखा था। हर तरफ जर्मन फौजी संगीने और मशीन गन्ने लिए फिर रहे थे। सारे शहर पर खौफ छाया हुआ था। अंबर और नाग स्टेशन के वेटिंग रूम में ही बैठे गौर कर रहे थे कि वो खराजात के लिए पैसे कहाँ से हासिल करें। अंबर ने कहा, मैंने स्टेशन पर एक सर्कस का इश्तिहार देखा है, क्यों ना सर्कस के मालिक से जाकर मिलें कि हम सर्कस में करतब दिखाते हैं और वो हमें पैसे दे दे। ये ख्याल बड़ा अच्छा है। हमसे ज्यादा अच्छा करतब भला और कौन दिखा सकता है। चलो सर्कस के मालिक के पास चलते हैं। उन्होंने इश्तिहार पर लिखा हुआ सर्कस का एड्रेस पढ़ा और पूछते पूछते सर्कस में पहुंच गए। अब बहुत बड़े पंडाल में कनातें लगी थी, पीछे खेमे थे और पिंजरों में खूंखार जानवर बंद थे। जरा परे 3 हाथी झूल रहे थे। अंबर ने सर्कस के मालिक से मिलने का इरादा जाहिर किया। मैनेजर ने दोनों को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम लोग तो मुझे कोई उठाई गिरे मालूम होते हो। चलो भागो, तुम्हें सर्कस के मैनेजर से क्या काम हो सकता है भला? नाग ने कहा, आप एक बार उनसे हमें मिला दें, यकीन करें इसमें आपकी सर्कस की भलाई है। मैनेजर ने नफरत से नाक सुकेड़ कर कहा, वाह वाह क्या बात की है। अरे तुम जैसे उचक्के हमने बहुत देखे हैं। चलो अपना रास्ता पकड़ो, तुम हमारी सर्कस के लिए भला क्या कर सकती हो? अंबर ने कहा, मैनेजर साहब, अगर आपने इस वक्त हमें सर्कस के मालिक से मिलवा दिया तो आपका यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। सर्कस के मैनेजर पर इस खुशामद का असर हो गया। बोला, चलो तुम्हें मिलवाई देता हूँ, मगर याद रखना सर्कस का मालिक बड़ा करख्त आदमी है। अगर वो 2-4 हाथ तुम्हारी गर्दन पर मारे तो बुरा ना मानना। आप फिक्र न करें। अंबर और नाग को सर्कस के मालिक के सामने पेश कर दिया गया। ये एक भैंसानुमा आदमी था, मोटा गोल गप्पा, सुर्ख सफेद। अंबर और नाग को देखकर गुर्राया, क्यों आए हो तुम? कौन हो तुम? अरे इन चोरू चक्कों को कहाँ से पकड़ कर ले आया तू? मैनेजर ने बड़ी नरमी से कहा, जनाब ये कहते हैं कि इनके पास ऐसे करतब हैं कि अगर सर्कस में पेश किए गए तो लोग दंग रह जाएंगे। सर्कस का मालिक हंसा, अरे ये तो कोई पाखंडी लगते हैं। चलो 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 भगाओ इनको यहाँ से। अंबर ने कहा, जनाब हमें करतब दिखाने का मौका तो दें। सर्कस का मालिक अपने मैनेजर की तरफ देखकर बोला, बदबख्त, तुम कहाँ से इन उल्लू के पट्टों को मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए ले आए हो? सर्कस के मैनेजर ने हाथ बांधकर कहा, माफी चाहता हूँ सर। और फिर नाग और अंबर को खींचकर बोला, चलो निकलो बाहर। अंबर ने नाग से कहा, नाग इन लोगों को यकीन नहीं आया, जरा इनको हवा में उड़कर दिखा दो। बहुत बेहतर अंबर। इतना कहकर नाग ने आंखें बंद कर ली, एक गहरा सांस लिया
और एकदम से बुलबुल बनकर फुर करके उड़ा और सर्कस के मैनेजर के सर पर जाकर बैठ गया। सर्कस का मैनेजर तो गोया अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गया। सर्कस के मालिक का भी हैरत और दहशत से बुरा हाल था। अंबर ने कहा, सर क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया? सर्कस के मालिक ने हकलाते हुए कहा, मैं दहशतज़दा हूँ। अंबर हंसा। नाग, आप वापिस आ जाओ। नाग ने बुलबुल के रूप में कमरे का एक चक्कर लगाया और फिर वापिस अपनी जगह पर आकर फिर से इंसान बनकर बैठ गया। सर्कस का मालिक अब आंखें झपकता हुआ अपनी जगह से उठा और नाग के करीब आकर उसे सर से पांव तक देखने लगा। तुमने तो कमाल कर दिया नौजवान, ये तो जादू है। ऐसा जादू मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। मैं तुमको अपने यहाँ नौकर रखता हूँ। मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। नाग ने कहा, हमें मंजूर है। उसी रोज सर्कस कंपनी की जानिब से शहर में ऐलान कर दिया गया कि कंपनी आज एक ऐसा अनोखा खेल दिखा रही है जो किसी ने आज तक न देखा होगा। एक आदमी जानवर बनकर हवा में उड़ेगा। टिकट 100 रुपये रखा गया। शाम तक सारे टिकट फरोख्त हो गए। सर्कस लोगों से खचाखच भर गया। हर कोई अनोखा तमाशा देखने को बेताब था। बाज कह रहे थे, अजी भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जानवर बनकर हवा में उड़ता फिरता नजर आए? ये सब फ्रॉड है। सर्कस का तमाशा शुरू हो गया। पहले जानवरों के करतब दिखाए गए। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आदमी को हवा में उड़ाओ नहीं तो हम कुर्सियां तोड़ देंगे। आखिर मैनेजर ने आकर ऐलान किया, हजरात, अगरचे अभी अनोखे खेल का वक्त नहीं आया, लेकिन आप लोगों के इसरार पर हम अपना शानदार खेल दिखा रहे हैं। खवातीन और हजरात, होशियार हो जाइए। नाग हवा में उड़ेंगे। नाग रेशमी कपड़े पहने बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर आदाब बजा लाए। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, हूटिंग शुरू कर दी कि भला ये दुबला पतला सा नौजवान कैसे हवा में उड़ेगा। नाग ने दोनों हाथ बांध लिए, आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने देखा कि नौजवान नाग गायब हो गया। उसकी जगह एक बुलबुल उड़ी और सर्कस के पिंडाल में चक्कर लगाने लगी। कभी वो लोगों के सरों पर आकर उड़ती और कभी किसी के कंधे पर आकर बैठ जाती और फिर उड़ने लगती। लोग दमबखुद हो गए। सारे हॉल पर सन्नाटा छा गया। सचमुच उन लोगों ने ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। फिर लोगों ने बेतहाशा तालियां बजाना शुरू कर दी। नाग बुलबुल बनकर उड़ते उड़ते पिंडाल के बीच में आकर फिर से इंसान बनकर खड़ा हो गया और सर झुकाकर सलाम किया। लोग अभी तक तालियां बजा रहे थे। नाग अंदर चला गया। लोगों ने तालियां पीट पीट कर फिर से उसे बुलाया और उस पर नोटों की बारिश कर दी। नाग के साथ अब सर्कस का मालिक भी आया। उसने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हजरात, कल ये तमाशा एक बार फिर दिखाया जाएगा। लोग बड़े खुश हुए और अपनी जगह पर खड़े होकर देर तक तालियां बजाते रहे। अपने कमरे में आकर नाग ने कहा, हम आज यहाँ से चले जाना चाहते हैं। मैंने ये खेल सिर्फ इसलिए दिखाया है कि हमें पैसों की ज़रूरत थी। हम कुतुब शुमाली का सफ़र करना चाहते हैं जहाँ हमारी एक बहन खो गई है। सर्कस के मालिक ने बड़ी खुशामद से कहा, सिर्फ एक दिन और ठहर जाओ, मैं तुम्हें कल के खेल के लिए 20,000 रुपये दूंगा। अंबर ने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर हम एक रोज़ और ठहर जाते हैं, लेकिन परसों हम चले जाएंगे। बेशक बेशक। सर्कस का मैनेजर और मालिक बड़े खुश हुए। दूसरे रोज भी सर्कस लोगों से खचाखच भर गया। तालियों की गूंज में नाग पिंडाल के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, खवातीन और हजरात, आज मैं आपको सांप बनकर दिखाऊंगा। आपने आज तक किसी इंसान को सांप बनते नहीं देखा होगा। लीजिए, मैं सांप बन रहा हूँ। इतना कहकर नाग ने दोनों हाथ बांध लिए, आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने देखा कि फर्श पर नाग की जगह एक स्याह रंग का बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे फन फैलाए बैठा झूम रहा था। लोग हैरतज़दा होकर रह गए। सांस ऊपर का ऊपर रह गया। सांप झूम रहा था। फिर उसने फर्श पर रेंगना और रक्स करना शुरू कर दिया। काफी देर रक्स करने के बाद सांप अपनी जगह पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया और वापस इंसान यानी नाग के रूप में आ गया। सांप को दोबारा इंसान बनते देखकर लोगों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। ये खेल लोगों ने बेहद पसंद किया और एक बार फिर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। नाग ने कहा, अगर कोई मेरे पास आ जाए तो मैं उसे हाथी की सवारी कराऊंगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ डर रहे थे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आखिर एक सुर्ख बालों वाली प्यारी सी लड़की पिंडाल में आ गई और नाग के पास जाकर बोली, मैं हाथी की सवारी करना चाहती हूँ। नाग ने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश, तुम एक बहादुर बच्ची हो। मैं तुम्हें हाथी की सैर जरूर कराऊंगा। नाग ने लड़की को जरा परे खड़ा कर दिया। खुद एक बार फिर दोनों हाथ बांधकर आंखें बंद की और एक गहरा सांस लेकर हाथी बन गया। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। हाथी ने सूंड उठाकर लोगों को सलाम किया। फिर वो लड़की के पास आ गया। लड़की कुछ डर रही थी। हाथी ने सूंड उसकी तरफ बढ़ाकर उसे उठाया और अपनी कमर पर बैठा दिया। इसके बाद हाथी ने पिंडाल का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो लोगों के पास से गुजरते हुए सूंड उठा उठाकर उन्हें सलाम करता। लोग उस पर रुपए फेंकते और खुशी से नारे लगाते। 6-7 चक्कर लगाने के बाद हाथी रुक गया। उसने सूंड की मदद से लड़की को नीचे उतार दिया और फिर सांप बन गया। सारा पिंडाल खुशियों से गूंज उठा। अचानक एक आदमी पिस्तौल हाथ में लिए कुर्सियां फैलाकर पिंडाल में नाग के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, भाइयों,
ये शख्स नजर का धोखा करता है, ये कोई जादूगर नहीं, इसके पास कोई खुफिया ताकत नहीं, इसने सर्कस के मालिक से मिलकर हमारे पैसे बटोरे हैं। अगर ये जादूगर है तो इसे कहो कि मैं पिस्तौल चलाता हूँ, ये मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अगर ये सचमुच जादूगर है तो गोली इस पर असर नहीं करेगी। सर्कस के मालिक और मैनेजर ने आकर उस सरफिरे आदमी को वापस भिजवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार चिल्ला रहा था, हमारे साथ धोखा किया गया है। अब सारे लोग भी उठ खड़े हुए और यही मुतालबा करने लगे कि अगर नाग जादूगर है तो इस पर गोली असर नहीं करेगी। सर्कस का मालिक परेशान हो गया क्योंकि लोग टिकट के पैसे वापस मांग रहे थे। नाग मुस्कुरा रहा था। अंबर जल्दी से सामने आकर बोला, भाइयों, नाग बहुत अजीम जादूगर है, मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं इसकी जगह में गोली खाने को तैयार हूँ। तुम लोग देख लोगे कि मुझ पर गोली असर नहीं करेगी। क्या तुम लोगों का मंजूर है कि उस्ताद की जगह उसका शागिर्द ये खेल दिखाए? लोगों ने शोर मचाते हुए कहा, मंजूर है, मंजूर है। पिस्तौल वाले नौजवान ने भी ये चैलेंज कबूल कर लिया। अंबर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और बोला, अब तुम मुझ पर गोली चला सकते हो। 10-12 कदम के फासले पर पिस्तौल वाला नौजवान खड़ा अंबर को गहरी नजरों से तक रहा था। क्या इजाजत है कि पिस्तौल चलाऊं? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, जरूर चलाओ, क्या सोच रही हो? नौजवान ने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी। 10 पर आकर उसने पिस्तौल चला दिया। गोली पिस्तौल में से धमाके के साथ निकली और अंबर के सीने से टकराई। औरतों के मुंह से चीखें निकल गईं। सबको यकीन था कि अंबर के सीने से गोली पार हो गई है, अभी खून का फवारा छूटेगा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर तड़पने लगेगा। लेकिन ये देखकर सबकी आंखें हैरत से खुल गईं कि गोली अंबर के सीने से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी थी। पिस्तौल वाला आदमी भी दंग रह गया था। उसने गुस्से में आकर यके बाद दीगरे पिस्तौल की सारी गोलियां चला दी। हर एक गोली धमाके के साथ पिस्तौल में से निकलती और अंबर के सीने से टकराकर वापस जमीन पर गिर जाती। अब तो हैरत के मारे लोग दंग रह गए। सर्कस का मैनेजर और मालिक भी बुत बना अंबर को देख रहा था। लोगों ने उठकर अंबर को घेर लिया और उसका सीना देखने लगे। सीने पर जरा सा भी निशान नहीं था। सर्कस का मालिक बड़ी मुश्किल से अंबर और नाग को लोगों के हजूम से बाहर निकालकर कमरे में ले आया। एक रात शहर में रहने के बाद अंबर और नाग ने अपने पैसे लिए और वहां से मालूम किया कि कुतुब शुमाली का सफर कैसे किया जाएगा। इसी शहर से उन्हें एक जगह मालूम हुआ कि सुरख जादूगर वहां से गुजरा था और वो अलास्का की तरफ निकल गया। उस शहर से एक हवाई जहाज हफ्ते में 2 बार मुसाफिर को लेकर अलास्का जाता था। अलास्का की रियासत अमेरिका के जेर इंतजाम थी और जंग के शोले वहां भी पहुंचे हुए थे। जर्मन उस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अंबर और नाग एक हवाई जहाज में बैठकर अलास्का की जानिब चल पड़े। शाम के वक्त वो अलास्का के सबसे बड़े शहर में पहुंच गए। शहर छोटा सा था, बाजार सुनसान थे। हवाई अड्डे पर अमेरिकी फौज पहरा दे रही थी और मुसाफिरों की तलाशी ले रही थी। अंबर और नाग हवाई अड्डे से निकलकर एक होटल में आ गए। उन्होंने खाना खाया, गरम गरम कावा पिया और मारिया के बारे में बातें करते करते सो गए। दिन चढ़े उठे। सूरज की रोशनी बहुत मध्यम थी। कुतुब शुमाली में सूरज उफ़क़ के साथ साथ सफर करता है और आसमान के दरमियान में आकर कभी नहीं चमकता। इसकी वजह से वहाँ हर वक्त ऐसी रोशनी रहती है जैसे हमारे यहाँ सूरज गुरूब होने या तुलू होने के वक्त होती है। कुतुब शुमाली एक वसी इलाका था जो हजारों मीलों में फैला हुआ था। वहाँ कदम कदम पर वीरानी और सर्दी थी। वहाँ वो उस जादूगर को कहाँ तलाश करते फिरेंगे, लेकिन तलाश करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। चुनाचे उन्होंने एक छोटा सा जहाज किराए पर लिया। वो चाहते थे कि छोटे जहाज पर बैठकर कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों का चक्कर लगाएं और जहाँ कहीं उन्हें किसी गिरजे की इमारत नजर आए वहाँ उतर जाएं और जादूगर को तलाश करें। इस जहाज को एक तजुर्बाकार हवाबाज चला रहा था। सुबह के वक्त वो जहाज पर सवार हो गई। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की चीजें ले ली थी। इसके अलावा मिट्टी का तेल और गर्म कपड़े भी रख लिए थे ताकि अगर उन्हें किसी जगह रहना पड़े तो कम से कम हवाबाज के लिए ही खाने पीने का इंतजाम हो सके। जहाज का सिर्फ एक पंखा था और उसमें हवाबाज के अलावा सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की जगह थी। जहाज हवाई अड्डे से उड़कर आसमान में बुलंद हुआ और उसने कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों की तरफ रुख कर लिया। हवाबाज ने कहा, हम दोपहर के वक्त कुतुब शुमाली के वीरान बर्फिस्तान में पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वहां तो दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं है। गिरजे में जाकर क्या इबादत करोगे? अंबर ने कहा, इरादा तो यही है। वैसे हम जोग्राफिया के उस्ताद हैं और यहाँ तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने हवाबाज को 5000 रुपये पहले ही अदा कर दिए थे। शर्त यह तय हुई थी कि अगर उन्हें कुतुब शुमाली में कोई गिरजा घर मिल गया तो वहां उतर जाएंगे और 2 रोज वहां ठहरने के बाद जहाज में वापस आ जाएंगे और अगर कहीं किसी गिरजा घर की इमारत नजर ना आई तो फिर उसी जहाज में वापस आ जाएंगे। दोपहर के वक्त जहाज कुतुब शुमाली के खास बर्फिस्तान के ऊपर परवाज कर रहा था। कहीं कहीं उन्हें स्कीमों के बने हुए बर्फ के घर नजर आए। एक जगह कुत्ते गाड़ी को घसीटे लिए जा रहे थे। 2 घंटे तक जहाज बर्फानी मैदानों के चक्कर लगाता रहा। उन्हें दूर दूर तक कोई भी गिरजा नजर न आया। हवाबाज ने हंसकर कहा, मैं यहाँ कई बार परवाज कर चुका हूँ, यहाँ मैंने कभी कोई गिरजा घर नहीं देखा। हवाबाज जहाज को लेकर और आगे निकल गया। अब वहाँ बर्फ के बड़े बड़े टीले आ गए।
उन टीलों की दूसरी जानिब गहरे गड्ढे थे। यहाँ एक सफेद बर्फानी रीछ अपनी थोथनी ऊपर उठाकर जहाज को हैरानी से तक रहा था। हवाबाज ने कहकहा लगाकर कहा, मैं इस रीछ का शिकार करूंगा, इसकी खाल का कोट बनाऊंगा। इससे पहले कि अंबर नाग उसे मना करते, वो जहाज को मोड़कर बहुत नीचे ले आया। उसने बंदूक निकालकर हाथ में पकड़ ली और नीचे आकर रीछ पर फायर कर दिया। गोली रीछ को न लगी, वो एक तरफ को भागने लगा। हवाबाज ने उसका पीछा शुरू कर दिया। नाग ने कहा, इस खेल को छोड़ो और गिरजाघर तलाश करो, ये तुम क्या कर रहे हो? हवाबाज ने हंसकर कहा, मैं आप लोगों के 5,000 रुपये वापस कर दूंगा, लेकिन इस रीछ को गोली का निशाना जरूर बनाऊंगा। जहाज रीछ के ऊपर उड़ने लगा। रीछ पीछे रह गया। हवाबाज दूसरी बार जहाज को मोड़कर लाया और रीछ के ऊपर से गुजरते हुए उसने बंदूक चला दी। गोली एक धमाके से चली। बदनसीबी ये हुई कि गोली रीछ को लगने की बजाय जहाज के पंखे के एक पर को लगी और उसे तोड़ती हुई नीचे बर्फानी मैदान में घुस गई। एक पर के टूटते ही जहाज की मशीन से आवाज निकलने लगी। हवाबाज ने जल्दी से जहाज को संभाला। मशीन रुकने लगी थी क्योंकि पंखा रुक रहा था। नाग चिल्लाया, आखिर तुमने हमें मुसीबत में डाल ही दिया। हवाबाज कुछ ना बोला और जहाज को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। हवाबाज ने जहाज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो एक तरफ को ही झुकता चला गया और आखिर एक बर्फानी टीले से टकराकर नीचे बर्फ के गड्ढे में गिर गया। नाग फौरन बुलबुल बनकर अपनी सीट से उड़ गया। उसे मालूम था कि अंबर को कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो मर सकता है। जहाज बर्फ के गड्ढे में फंस गया था। हवाबाज का सर सामने वाले शीशे से टकराया, लेकिन उसने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट न आई। नाग अब फिर से इंसान बन गया। ऐसा करते हुए हवाबाज ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। वह बड़ी मुश्किल से जहाज से बाहर आ गए। हवाबाज लंगड़ाकर चल रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था। अंबर ने उसके माथे पर पट्टी बांधी। हवाबाज ने बंदूक हाथ में ली और गड्ढे से बाहर आकर बोला, मैं उस रीछ को मारकर ही दम लूंगा, मैं उससे इंतकाम लूंगा। अंबर और नाग उसे वापस बुलाते ही रह गए और वह बंदूक लेकर लंगड़ाता हुआ उस तरफ चल दिया जिधर उसने बर्फानी रीछ देखा था। बर्फानी रीछ एक टीले के पहलू में खड़ा जहाज को तक रहा था। हवाबाज ने झुककर गोली चला दी। गोली इस बार भी रीछ को न लगी। रीछ गोली की आवाज पर हवाबाज की तरफ लपका और जोर जोर से गुर्राने लगा। अंबर और नाग गड्ढे से बाहर आ गए। रीछ हवाबाज की तरफ भागा चला आ रहा था। वो चीख रहा था और बड़ी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। हवाबाज बर्फ पर झुक गया। उसने बंदूक से निशाना लिया और घोड़ा दबा दिया, मगर उसकी बदकिस्मती से गोली बंदूक में फंस कर रह गई। रीछ उसके सर पर आन पहुंचा। उसने हवाबाज को गोली निकालकर नाली साफ करने का मौका न दिया। हवाबाज ने बंदूक को लाठी की तरह घुमाकर जोर से रीछ के सर पर मारने की कोशिश की। बंदूक उसके हाथ से निकलकर दूर बर्फ पर जा पड़ी। रीछ ने हवाबाज को अपने ब्लेड जैसे तेज पंजों से अपनी तरफ खींचा। उसे अपने सीने से लगाकर पंजे उसकी पुश्त पर मारने लगा। उसने हवाबाज को भींचकर उसकी पसलियां तोड़ डाली और पंजे मार मार कर उसकी पीठ का सारा गोश्त उधेड़ डाला। हवाबाज खून में नहा गया और रीछ ने उसे छोड़ा तो वो बर्फ पर गिरा और जरा सा तड़प कर मर गया। अब रीछ ने अंबर और नाग की तरफ देखा और गुर्राता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। नाग ने अंबर की तरफ देखकर कहा, इस मुसीबत को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अंबर बोला, इसे मैं संभालता हूँ, तुम पीछे हट जाओ। नाग ने कहा, मैं हाथी बनकर इसे चीर डालता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं, मैं खुद इसे 2-2 हाथ करूंगा। नाग अपनी जगह पर खड़ा रहा। अंबर आगे बढ़ा। रीछ उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। रीछ डरावने अंदाज में चीखा और उसने अंबर पर हमला कर दिया। अंबर नीचे गिर पड़ा। रीछ ने तेज पंजों से अंबर की खाल को उधेड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अंबर की खाल तो जैसे पत्थर की तरह सख्त थी। रीछ के नाखून टूट गए, मगर खाल अपनी जगह से जरा ना हिली। रीछ ने अंबर को सीने से लगाकर भींचना शुरू कर दिया कि उसकी पसलियां तोड़ डाली, मगर ऐसा करने से भी कुछ ना हुआ। रीछ को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़े पत्थर को अपने साथ लगा लिया है और उसे भींच रहा है। उल्टा रीछ की पसलियां दर्द करने लगी। रीछ परे गिर पड़ा। अंबर ने जोर से रीछ के सीने पर लात मारी। रीछ परे गिर पड़ा। रीछ के उठने से पहले ही नाग ने खंजर उछालकर अंबर की तरफ फेंका। अंबर ने खंजर की मदद से रीछ का पेट चाक कर दिया, फिर उसकी गर्दन पर वार किए। रीछ जख्मी होकर गिरा और फिर ना उठ सका। रीछ को हलाक करने के बाद अंबर और नाग जहाज में आए। उन्होंने उसके अंदर सामान देखा। खाने पीने का सामान वैसे ही पड़ा था। अब उन्होंने गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सर्दी बेहद शदीद थी। सूरज मगरी में डूब रहा था और हवा चलने लगी थी। नाग ने कहा, सर्दी से बचने के लिए हमें जहाज की सीटें बाहर निकालकर अंदर सोने की जगह बनानी होगी। तुम्हें सर्दी कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ठिठुर सकता हूँ। जहाज के कैबिन से सीटें निकाल दी गईं। अब वहां उन्होंने कंबल बिछा दिए। नाग ने समूरी कोट पहन लिया। शाम हो रही थी। वो कैबिन में घुसकर कंबलों में लेट गए और गौर करने लगे कि अब क्या किया जाए। रात गहरी हो गई थी। आसमान पर कहीं कहीं सितारे चमक रहे थे। अंबर और नाग अपने तबाहशुदा जहाज के कैबिन में गहरी नींद सो रहे थे। अचानक नाग की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे जलजला आ गया था।
और जमीन हिल रही थी। जहाज का केबिन भी किसी वक्त हिल जाता था। अब उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बर्फ पर कोई भारी शय गिर रही थी। अंबर की भी आंख खुल गई। उसने कहा शायद जलजला आ गया है। नाग ने कहा जलजला इतना लंबा नहीं हो सकता, और फिर ये आवाज कैसी आ रही है? अंबर ने कान लगाकर सुना। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन पर भारी चीज मार रहा है। दोनों कैबिन से बाहर निकल आए। वो गड्ढे के किनारे पर आकर देखने लगे। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफेद टीला सा उनकी तरफ बढ़ा चला रहा है। ये क्या हो सकता है? क्या यहाँ बर्फ के टीले रात को सफर करते हैं? अभी वो ये सोच ही रहे थे कि एक भयानक चीख की आवाज रात की खामोश फिजा में गूंज उठी। दोनों बर्फ पर झुककर तकने लगे। अब उन्हें सामने एक बर्फानी भूत नजर आया जो पहाड़ का पहाड़ था। सर पर बर्फ जैसे लंबे लंबे बाल थे। आंखें सुरख अंगारा थी। दोनों लंबे हाथ दरख्तों की तरह नीचे लटके हुए थे। नाखून लंबे थे। पांव कई फुट चौड़े और लंबे थे। वह जमीन पर पैर रखता था। उसके वजन से बर्फ नीचे बैठ जाती और कड़ाके की आवाज पैदा होती। जमीन हिलने लगी। पूरा पहाड़ का पहाड़ उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था। अंबर के पास एक पिस्तौल था जिसमें 4 गोलियां थी। नाग पीछे हट गया। अंबर ने पिस्तौल का रुख बर्फानी भूत की तरफ किया और पै दर पै 4 गोलियां फायर कर दी। चारों गोलियां भूत के चेहरे पर लगीं, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो जरा रुक गया। उसने मुंह खोलकर एक और चीख मारी। उसके भयानक दांत बड़े लंबे लंबे और नोकीले थे। उसकी चीख ने अंधेरी रात को दहशतज़दा बना दिया। बर्फानी भूत तेजी से अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर उछलकर गड्ढे से बाहर आ गया और बर्फ में एक तरफ होकर छुप गया। इत्तेफाक से वहां एक खो थी। उसी खो में नाग भी बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। मेरा ख्याल है यहाँ छुपे रहते हैं। अगर ये बर्फानी भूत बिल्कुल ही पीछे पड़ गया तो इसे हलाक कर देंगे, नहीं तो इसे कुछ नहीं कहेंगे। बर्फानी भूत तबाहशुदा जहाज को गड्ढे के किनारे खड़े होकर झुककर देखने लगा। वो साथ साथ गुर्रा भी रहा था। वो हैरान जरूर था कि जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो कहाँ चला गया है। बर्फानी भूत ने हाथ डालकर जहाज को ऊपर उठाया और गड्ढे से निकालकर बाहर बर्फ पर पटक दिया। वो अंबर और नाग को शायद भूल गया था। अंबर और नाग बर्फानी खो में बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। बर्फानी भूत कैबिन में रखे हुए कंबल और खुराक के डिब्बे को तक रहा था। फिर उसने कंबल में खुराक के सारे डिब्बे डाले और कंबल की गठरी सी बनाकर उसे उठाए बर्फानी मैदान में एक तरफ को चल पड़ा। अंबर और नाग ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बर्फानी भूत ने यह क्या हरकत की? नाग बोला वो कंबल और खुराक के डिब्बे लेकर कहाँ जा रहा है? अंबर ने कहा मेरा ख्याल है वो अपने घर जाकर खाएगा और कंबल ओढ़कर सो जाएगा। अंबर हंसा। नाग ने कहा अंबर जरूर कोई खास बात है। मेरा ख्याल है कि ये बर्फानी भूत ये सारी चीजें किसी ऐसे इंसान के लिए जा रहा है जो इसकी कैद में है। अंबर का माथा ठिनका। वो नाग की अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सका। अंबर बोला चलो बर्फानी भूत का ताकुब करते हैं, कहीं जादूगर नहीं उसको अपने काबू में न कर रखा हो। जल्दी चलो। अंबर और नाग बर्फानी खो में से निकलकर बर्फानी भूत के पीछे पीछे छुपकर चल पड़े। रात तारीक थी, लेकिन सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्हें बर्फानी भूत दूर जाता साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक कंबल की गठरी थी और वह कंधे उचकाए पांव जमीन पर मारता जा रहा था। जमीन पर चलने के बाद बर्फानी भूत एक टीले की जानिब मुड़ गया। अंबर और नाग भी तेज तेज चलते उस टीले के अकब में आ गए। यहाँ उन्होंने बर्फ के टीले में एक गार देखा जिसके मुंह पर बर्फ की बड़ी सिल रखी हुई थी। बर्फानी भूत यहाँ खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ एक नजर डाली। अंबर और नाग बर्फ पर लेट गए। बर्फानी भूत ने बर्फ की वजनी सिल हाथ से पकड़कर परे हटाई, झुककर गार में दाखिल हुआ, दोबारा सिल अपनी जगह पर रखी और गायब हो गया। नाग बोला भाई तुम यहाँ ठहरो, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ कि वहाँ क्या राज छुपा है। ठीक है मगर देर ना करना, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा। नाग ने उसी वक्त सफेद बर्फानी सांप का रूप बदला और बर्फ पर रेंगता हुआ गार की तरफ रवाना हो गया। गार के मुंह के आगे बर्फ की भारी सिल पड़ी थी, लेकिन एक छोटा सा सुराख रह गया था। नाग उस सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी बदबू आई, जैसे खौलते हुए तेल में किसी ने पानी डाल दिया हो। सांप गार में रेंगता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। अब एक ऊंची छत वाला कमरा आ गया। छत बर्फ की थी, फर्श भी बर्फ का था। सांप दीवार के ऊपर चढ़कर रेंगने लगा। बड़े कमरे के कोने में उसकी नजर पड़ी तो क्या देखता है कि वही बर्फानी भूत जमीन पर झुककर बैठा है। उसने एक कोठरी में हाथ डाल रखा है। कोठरी के मुंह पर जो बर्फ की सिल थी वो करीब ही पड़ी है। सांप रेंगता हुआ ऊपर छत पर आ गया। उसने नीचे झुककर देखा कि बर्फानी भूत ने सारे खुराक के डिब्बे और कंबल कोठरी के अंदर फेंक रखे हैं। वहां एक नाजुक सी लड़की बैठी उन डिब्बों को खोलने की कोशिश कर रही है। उस औरत के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन गर्म कपड़े हैं। चमड़े का समूरी टोप सर पर रखा है। औरत का चेहरा जर्द है। खौफ और भूख से गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। आंखों के गिर्द हल्के हैं। बर्फानी भूत ने एक डिब्बा लेकर उसे जोर से जमीन पर मारा। वो खुल गया। उसमें उबले हुए आलू रखे थे। औरत ने जल्दी जल्दी सारे आलू हड़प कर लिए। बर्फानी भूत जोर से हंसा। उसके हंसने से सारा गार हिलने लगा।
फिर जब औरत का पेट भर गया तो बर्फानी भूत ने उसके सर पर हाथ फेरा। औरत जल्दी से जमीन के साथ लग गई। बर्फानी भूत ने कोठरी के आगे बर्फ की सिल रख दी और खुद जमीन पर लेट गया। सांप लपक कर सीधा अंबर के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा सुना दिया। अंबर भी हैरान हुआ कि ये औरत बर्फानी भूत कहाँ से ले आया। अभी वो सोच ही रहे थे कि जमीन हिलनी शुरू हो गई, जैसे जलजला आ गया हो। वो बाहर आ रहा है, छुप जाओ। दोनों एक गड्ढे में उतरकर छुप गए। जमीन हिलती गई। बर्फानी भूत बड़े बड़े पांव मारता बर्फ पर चलता रहा। जब जमीन की लर्जिश और पांव के धमाकों की आवाज दूर चली गई तो उन्होंने बर्फानी गड्ढे से बाहर निकलकर देखा। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्हें बर्फानी भूत दूर जाता दिखाई दिया। अंबर ने कहा, इस वक्त सुनहरी मौका है, चलो चलकर मालूम करते हैं कि वो औरत कौन है। नाग बोला, क्या तुम भी साथ चलोगे? अंबर ने कहा, तो क्या मैं इस सर्दी में अकेला बैठा मक्खियां मारूंगा? इस बर्फानी इलाके में तो मक्खियां भी नहीं हैं। दोनों गड्ढे में से निकलकर गार की तरफ आ गए। गार के करीब आकर अंबर ने एक हाथ लगाकर जरा सा जोर लगाया और बर्फ की सिल गार के मुंह से खिसक कर परे हो गई। वो गार के अंदर दाखिल हो गए। वो जल्दी जल्दी चलते हुए बड़े कमरे में आ गई। वो कोठरी सामने थी जिसमें सुर्ख बालों वाली औरत कैद थी। उस कोठरी का मुंह भी बर्फ की सिल से बंधा था। अंबर ने बड़े आराम से बर्फ की सिल परे हटा दी। उन्होंने देखा कि औरत बेचारी सहमी हुई दीवार के साथ लगकर बैठी है और खौफजदा नजरों से तक रही है, क्योंकि उसे यकीन था कि बर्फानी भूत एक बार फिर आ गया है। अब जो उसने अपने सामने दो इंसानों को देखा तो खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई। वो लपक कर आई और अंबर से लिपट गई और जोर जोर से सिसकियां भरकर रोने लगी। अंबर ने उसे हौसला दिया और कहा, रो नहीं बहन, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, चलो हमारे साथ। औरत सहम कर जमीन पर बैठ गई। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। बर्फानी दरिंदा आकर हम सबको कच्चा चबा जाएगा। हम लोग उसकी निगाहों से बचकर कहीं नहीं जा सकते। नाग ने कहा, डरो नहीं बहन, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उठो, डरो नहीं। अंबर और नाग के हौसला दिलाने से औरत उनके साथ कोठरी से निकलकर हॉल कमरे में आ गई। वो सहमी हुई थी और डर डर कर चल रही थी। गार से बाहर निकलते हुए वो जरा हिचकिचाई। ये बर्फानी दरिंदा जरूर बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अंबर ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा और कहा, नहीं बहन, बाहर कोई नहीं है, तुम बेशक बाहर आकर तसल्ली कर लो। औरत ने गार के दरवाजे से बाहर निकलकर चारों तरफ सहमी हुई नजरों से देखा और फिर नाग और अंबर के साथ एक तरफ को चल दी। अंबर और नाग उस औरत को लेकर अपने जहाज वाली खो में आ गए। रात अब ढल चुकी थी और मशरिक की तरफ सुबह की रोशनी हो रही थी। अंबर ने कहा, बहन, तुम्हारी कहानी हम बाद में सुनेंगे कि तुम कौन हो और इस भूत के चुंगल में कैसे फंस गई। पहले हमें तुमको उस दरिंदे से बचाकर किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जगह दरिंदे ने देखी हुई है और वो यहाँ पहुंच सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? नाग आंखों पर उंगलियां फेरते हुए बोला, इस औरत को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। वो बर्फानी भूत यहाँ पहुंच जाएगा। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि उन्हें दूर पहाड़ी टीलों की तरफ एक चीख की भयानक आवाज सुनाई दी। औरत का सारा जिस्म लरस गया। वो फिर आ गया, मैं उसके पास जा रही हूँ। औरत यूं उठकर चलने लगी जैसे उस पर किसी ने जादू कर रखा हो। नाग ने उसे पकड़कर खींच लिया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं वो हमें अब कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर भी चीख की आवाज सुनकर होशियार हो गया था। मेरा ख्याल है दरिंदे का मुकाबला करके इसे हलाक कर दें। हमारे पास पिस्तौल और बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए हाथी बनकर अगर मुकाबला किया गया तो हो सकता है कि ये मुझे भी शदीद जख्मी कर दे। सांप बनकर इसलिए इसे हलाक करना मुश्किल है कि इसके सारे बदन पर बाल ही बाल हैं। मैं इसे कहाँ डसूंगा? अंबर ने कहा, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि हमें इसके आगे हथियार डाल दें? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं इसका मुकाबला करके इसे हलाक कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, नहीं, पहले हमें अकल से इसे ज़ेर करना चाहिए। हाँ, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो इसे मार डालेंगे। अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे हलाक कर डालेंगे। अब बर्फानी भूत की चीख की आवाज करीब से सुनाई दी और साथ ही जमीन पर उसकी जिन्नाती कदमों की हल्की हल्की दमक भी पड़ने लगी। औरत का बुरा हाल हो रहा था। नाग ने कहा, औरत को कैबिन के अंदर बंद कर दो। मैं बाहर निकलकर उसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। वो औरत के सामने अपनी छुपी हुई ताकत का इजहार नहीं करना चाहता था। अंबर ने औरत को जहाज के कैबिन में छुपाकर बंद कर दिया। खुद जहाज की ओट में होकर बैठ गया। नाग ने बाहर जाते ही बर्फानी गैंडे का रूप धार लिया और बर्फानी भूत की तरफ उठ दौड़ा। बर्फानी भूत दोनों हाथ हिलाता गुर्राता आगे बढ़ता चला आ रहा था। उसे पता चल गया था कि औरत को कोई उठाकर ले गया है। गैंडे ने करीब आकर बर्फानी भूत को टक्कर मारने की कोशिश की। बर्फानी भूत ने दोनों हाथ उठाकर गैंडे पर हमला कर दिया। गैंडा जल्दी से परे हट गया। बर्फानी भूत पीछे हटा। गैंडे ने दूसरी बार हमला किया और सींग बर्फानी भूत की टांग पर मारा। बर्फानी भूत तैश में चिंघाड़ा और गैंडे के पीछे दौड़ा। गैंडा उसे लेकर बर्फानी मैदान की तरफ निकल गया, मगर भूत फिर से वापस हुआ और जिधर से उसे इंसानों की बू आ रही थी
उधर को चीखता हुआ चला। अंबर को बड़ी परेशानी हुई। मुकाबले का ख्याल उसने एक बार फिर मुलतवी कर दिया। उधर नाग ने सोच रखा था कि अगर इस भूत ने इस औरत को पकड़ने की कोशिश की तो वो किसी न किसी तरह भूत के जिस्म पर चढ़कर उसके मुंह पर डस देगा और उसे हलाक कर देगा। बर्फानी भूत जहाज के ढांचे के पास जाकर औरत की तलाश करने लगा। वहां कोई नहीं था। भूत चीख चीख कर शोर मचाने और अपना सीना पीटने लगा। नाग ने भी अपनी गर्दन उठाकर नीचे गड्ढे में देखा। वहां ना अंबर था और ना वो औरत। वह जरूर किसी महफूज जगह पर जाकर छुप गए थे। बर्फानी भूत कितनी देर वहां खड़ा शोर मचाता और जमीन पर जोर जोर से पांव मारता रहा। कुछ देर शोर मचाने के बाद बर्फानी भूत ने जहाज पर पांव मारा और उसका अगला हिस्सा कुचल दिया। उसका सिर्फ ये पिछला कैबिन ही रह गया था। बर्फानी भूत एक तरफ को चल गया। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो सांप भी नाग की शक्ल में आ गया। नीचे उतरकर अंबर को आवाजें देने लगा। इतने में एक जगह से बर्फ परे हटी और अंबर उस औरत को लेकर बाहर निकल आया। मालूम हुआ कि उसने बर्फ खोदकर एक खो बना ली थी और दोनों उसमें पनाह लिए हुए थे। नाग ने कहा, वो चला गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फिर आएगा। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? अंबर ने कहा, ठीक है। अब वो औरत बोली, यहाँ से 100 मील के करीब एक लेबॉर्ट्री है जहाँ मेरा बाप प्रोफेसर है और तेल की तलाश के सिलसिले में तजुर्बे करता है। ये बर्फानी भूत मुझे आज से 2 महीने पहले एक तूफानी रात को वहां से उठा लाया था। मैं अपने बाप के साथ कॉटेज में रहती थी। मेरा नाम ओल्गा है। मैं अमरीकी औरत हूँ। मेरा खावंद मर गया है और एक लड़की अमरीका में ज़ेरे तालीम है। नाग ने पूछा, क्या तुम्हें अपने घर के रास्ते का इल्म है? ओल्गा ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यहाँ अजनबी हूँ। अमरीका से 6 महीने पहले आई थी। हाँ, इतना मालूम है कि ये भूत 2 दिन मुझे कंधे पर उठाए चलता रहा था और सूरज मेरी दाईं जानिब ही तुलू होकर गुरूब हो गया था। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर यहाँ से मगरिब की सिमत है। ठीक है, लेबॉर्ट्रियाँ कुतब शुमाली की मगरिब में ही कायम हैं। अंबर की इस बात पर नाग ने कहा, मगर मारिया का क्या बनेगा? हमें गिरजाघर का पता चलाना है जहाँ जादूगर ने मारिया को अपने कब्जे में कर रखा है। हमारे आने का मकसद भी तो यही है। अंबर ने कहा, खुदा ने चाहा तो हम अपनी बहन मारिया का भी खोज लगा लेंगे। अभी सबसे पहली जिम्मेदारी इस बहन को इसके बाप तक पहुंचाना है। कोई खबर नहीं, मारिया का सुराग वहीं से मिल जाए। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। औरत ने पूछा, मारिया कौन है? नाग ने मुख्तसिर बता दिया, हमारी एक बहन है जो यहाँ आकर खो गई है। हमारा जहाज क्रैश हो गया था। वो बर्फानी तूफान में फंसकर रास्ता भूल गई। किसी ने बताया है कि उसे एक गिरजाघर में किसी जादूगर के पास देखा गया है। औरत ने ताज्जुब से कंधे चढ़ाए और खामोश रही। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से चल पड़ना चाहिए, क्योंकि बर्फानी भूत हो सकता है खोज लगाता लगाता फिर इधर आ निकले। उन्होंने एक कंबल को थैला बनाकर उसमें खाने पीने की जितनी चीजें बाकी रह गई थी डाली। थैले को अंबर ने कंधे पर डाला और तीनों खो से निकलकर मगरिब की तरफ रवाना हो गए। सूरज उस वक्त मगरिब की सिमत था। नाग अपने अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ठीक रास्ते पर चला था। औरत भी उसके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने खाल के जूते पहन रखे थे। बर्फ सख्त थी, जूते आरामदेह थे और वो बड़े आराम से चले जा रहे थे। शाम तक वो काफी दूर निकल आए। अब औरत थक कर चूर हो गई थी। वो एक बर्फ के तोदे से टेक लगाकर बैठ गई। अंबर ने उसे खाना खिलाया, खुद भी खाया, कावा पिया। औरत की जान में जान आई, मगर सर्दी से उसका और नाक का बुरा हाल हो रहा था। मिट्टी के तेल का लैंप उन्होंने जला रखा था, मगर तेज बर्फानी हवा में वो बार बार बुझ रहा था। उन्होंने उसी जगह रात बसर करने का इरादा कर लिया और कंबल जमीन पर बिछा दिया। इतने में आसमान पर बादलों का गुबार सा छा गया। औरत ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तूफान आ रहा है, बर्फ का तूफान। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि बर्फ गिरना शुरू हो गई। सफेद सफेद रुई के गाले उनके ऊपर गिरने लगे। फिर हवा भी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। औरत ने कहा, यहाँ से भागो, नहीं तो ये तूफान हमें मार डालेगा। अंबर ने उठकर इधर उधर देखा। यहाँ तो बर्फ के तूफान से पनाह लेने के लिए कुछ भी नहीं है। नाग ने कहा, हमें मालूम है कि इस बर्फानी तोदे के पीछे शायद हमें छुपने की कोई जगह मिल जाए। वो तीनों उठे और बर्फबारी की तेज हवाओं में बर्फानी तोदे की तरफ रवाना हो गए। तोदे की दूसरी जानिब अचानक उनकी नजर लकड़ी के बने हुए एक छोटे से गिराज पर पड़ी। औरत ने खुशी से चीख कर कहा, यह हमारी पनाह गाह है। हमारे महकमे ने बर्फानी इलाके में ऐसी लकड़ी की कोठरियां बनाकर छोड़ रखी हैं ताकि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूलकर भटक जाए तो उसे वहां पनाह मिल सके। यहाँ जरूर हमें मिट्टी का तेल भी मिल जाएगा, चूल्हा भी, और कुछ खुराक भी जरूर पड़ी होगी। वो तेजी से लकड़ी के गैराज में दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसका लकड़ी का फर्श टूटा हुआ था। दरमियान में एक गोल मेज थी, इर्द गिर्द कुर्सियां थी, छत से लालटेन लटक रही थी। कोने में मिट्टी के तेल का पीपा था। नाग ने देखा कि उसमें तेल का एक भी कतरा नहीं था। लालटेन में भी तेल खुश्क हो चुका था। खाने पीने के डिब्बे भी खाली पड़े थे। मालूम होता था कि कोई जमात वहां 10-12 रोज रहकर जा चुकी है।
उनके पास 2-3 रोज की खुराक मौजूद थी, जिसे वो हंगामी हालात में 7 रोज तक भी चला सकते थे। पानी की एक छागल भी थी। बाहर तूफान अब जोरों पर था। तूफानी हवाएं मकान की दीवारों से टकरा रही थीं और दीवारें हिल रही थीं। अंबर ने बंद खिड़की के सुराखों में कपड़ा ठूंस दिया। तूफान सारी रात जारी रहा। ऐसा खौफनाक आवाजों वाला तूफान अंबर और नाग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खुदा खुदा करके तूफान थमा, दिन चढ़ा, सूरज की हल्की हल्की रोशनी हुई। उन्होंने खिड़की खोलकर देखने की कोशिश की। मालूम हुआ कि खिड़की आधी बर्फ में गर्क है। नाग और अंबर कुल्हाड़ी लेकर बर्फ हटाने लगे। पहले खिड़की तोड़ी, फिर बर्फ परे हटाई। बाहर निकलकर मकान के दरवाजे के आगे से बर्फ हटाई। अंदर आकर खिड़की का दरवाजा फिर से मुरम्मत करके लगाया और बाहर निकलकर देखा कि हर तरफ बर्फ के नए तौदे बन गए हैं। नए बर्फानी टीले वजूद में आ चुके हैं। ओल्गा पर अभी तक थकन के असरात थे। अगर उन्हें कहीं से कोई घसीटने वाली गाड़ी मिल जाती तो ओल्गा का मसला हल हो सकता था। नाग ने मशवरा दिया कि कमरे की छोटी मेज को उल्टाकर उसमें ओल्गा को बिठा दिया जाए और रस्सियों से खींचकर सफर किया जाए। ख्याल अच्छा था। चुनाचे एक छोटी मेज को उल्टाकर उसमें गद्दियां और बिस्तर का कंबल डाल दिया गया। ओल्गा उसमें बैठ गई। मेज के आगे 2 कुर्सियां बांधी गईं। दोपहर से कुछ देर पहले उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। ये छोटी सी मेज बर्फ पर खूब चल रही थी। अलबत्ता बर्फ ताज़ा ताज़ा थी। अंबर और नाग के पांव बार बार बर्फ में धंस रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार सुस्त थी। शाम तक उन्होंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया। अब फिर रात बसर करने का मसला था। अपने साथ उन्होंने लकड़ी के मकान से तरपाल का एक पुराना छोटा सा खैमा ले लिया था। ये खैमा उन्होंने बर्फ में गाड़ दिया और उसके अंदर इकट्ठे होकर बैठ गए। ओल्गा ने टमाटर का शोरबा गर्म करके सबको दिया, खुद भी पिया और थोड़ी सी चर्बी डिब्बे में से निकाल कर खाई। अब तकरीबन सारे डिब्बे खत्म हो गए थे। सिर्फ मिट्टी का तेल और टमाटर के शोरबे के 2 डिब्बे बच रहे थे। ओल्गा तो सो गई, लेकिन अंबर और नाग बातें कर रहे थे। कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं गए नाग? क्योंकि सफ़र करते आज दूसरा रोज हो गया है और अभी तक किसी आबादी के आसार नजर नहीं आए। नाग भी सोच में पड़ गया। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, क्योंकि इन इलाकों से मैं भी नावाकिफ हूँ। ओल्गा भी ना तजुर्बाकार है। इसने भी अंदाजे से ही बताया था कि शायद इस तरफ को सफ़र करते हुए इसके बाप का घर आ जाए। अंबर ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें सफ़र जारी रखना चाहिए? नाग मुस्कुराया। एक बात हो सकती है कि मैं परिंदा बनकर उड़ जाऊं और आगे जाकर मालूम करूं कि कहीं कोई बस्ती भी है कि नहीं। अंबर खुश होकर बोला, तुम अभी उड़कर जाओ और पता लगाओ कि इसके आगे बर्फानी मैदान ही है या कहीं कोई बस्ती भी है। नाग ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरी वापसी तक इसी जगह रहना, चलना पड़ना। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। नाग उसी वक्त बाज की शक्ल में तब्दील हो गया और उसने मगरिब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। नाग बाज बना बर्फानी फिजाओं में उड़ा चला जा रहा था। उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक जगह कुछ खंबे से नजर आई। बीच में एक गोल थाल सा लगा था। नाग उड़ता उड़ता वहां पहुंच गया। ये एक छोटी सी इमारत थी। पास ही बर्फ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। रेडार का प्याला घूम रहा था। खंभों के साथ तारों का जाल लगा था। नाग समझ गया कि यही वो लेबॉर्ट्री है जहां ओल्गा का प्रोफेसर बाप काम करता है। वो उड़ता उड़ता एक मंजिला इमारत के रोशनदान पर जाकर बैठ गया। उसने शीशे में से अंदर झांक कर देखा। अंदर एक छोटी सी दाढ़ी वाला प्रोफेसर किस्म का आदमी आलात के सामने बैठा था। कुछ जर्मन सिपाही दूसरे कमरे से निकल कर आए। उनमें एक अफसर था। अफसर ने पिस्तौल की नाली प्रोफेसर के सर के साथ लगाकर कहा, हमें वो खुफिया जुबान बताओ जिसमें तुम वाशिंगटन से बातें करते हो। प्रोफेसर ने कहा, कोड वर्ड तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो एक साइंसदान हूँ, सिग्नल ऑपरेटर नहीं हूँ। जिन लोगों को कोड वर्ड का इल्म था उनको तुम लोगों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। जर्मन अफसर ने जोर से पिस्तौल का दस्ता प्रोफेसर के सर पर मारा। प्रोफेसर के सर से खून जारी हो गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अफसर ने इशारा किया। जर्मन सिपाही उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। जर्मन अफसर खुद मशीनों के आगे बैठ गया। उसने वायरलेस पर जर्मन जुबान में अपने हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। शायद वो खुशखबरी भेज रहा था कि उन्होंने कुतुब शुमाली के बर्फानी मैदानों में एक लेबॉर्ट्री पर कब्जा कर लिया है। नाग वापस अंबर और ओल्गा के पास आ गया। नाग ने दोबारा बाज की शक्ल इख्तियार की और उड़ता हुआ अंबर और ओल्गा के पास आ गया। ओल्गा उसे देखकर बड़ी खुश हुई। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई, मैं तो परेशान हो गई थी। नाग ने अंबर को बताया कि ओल्गा के घर का पता मालूम हो गया है। लेबॉर्ट्री यहाँ से 50 कोस के फासले पर है। ओल्गा खुश होकर बोली, मेरे डैडी तो ठीक है ना? नाग उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। उसने सारी बात साफ साफ बता दी कि लेबॉर्ट्री पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया है और ओल्गा का बाप जर्मनों की हिरासत में रहकर काम कर रहा है। उसने ओल्गा की खातिर ये ना बताया कि जर्मनों ने प्रोफेसर को जख्मी करके जेल में डाल रखा है। ओल्गा रोने लगी। नाग और अंबर ने उसे तसल्ली दी कि वो फिक्र ना करे,
उसके डैडी को बहुत जल्द आज़ाद करा लिया जाएगा। ओल्गा कुछ देर सिसकियां भरने के बाद चुप हो गई और रुमाल से आंसू पोंछते हुए बोली, अगर जर्मन वहां आ गए हैं तो हमारा उनके करीब भी फटकना खतरनाक हो सकता है। वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्बा ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? ओल्गा ने सोचकर कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए। शायद सफ़र करते करते हम किसी अमेरिकी सेंटर तक पहुँच जाएं। नाग ने कहा, नहीं, हम हमला करके लेबॉर्ट्री पर कब्जा करेंगे। ओल्गा पहली बार कह कहा मारकर हंस पड़ी। जब से वो सफ़र में उनके साथ थी किसी ने भी उसे इस तरह हंसते ना देखा था। नाग और अंबर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नाग ने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? ओल्गा कहने लगी, इस ख्याल से कि एक टिड्डी पहाड़ का मुकाबला करने का प्रोग्राम बना रही है। भला हम निहत्थे इंसान जर्मन कंपनी का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? क्या ये हंसी की बात नहीं है? नाग ने अंबर की तरफ देखा और कहा, अंबर भैया, जरा ओल्गा को बताओ कि हम हमला कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री पर कब्जा भी कर सकते हैं। अंबर ने ओल्गा के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन, दुनिया में बाज ऐसी बातें हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। ओल्गा ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ जीऊंगी, तुम्हारे साथ मरूंगी। नाग ने ओल्गा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र ना करो, हम अपनी बहन को मरने नहीं देंगे, तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास पहुंचाएंगे। नाग बोला, ऐसा करते हैं कि मैं अभी वहां उड़कर जाता हूं और उन जर्मनों को किसी न किसी तरह हलाक करके लेबॉर्ट्री पर कब्जा कर लेता हूं। तुम ओल्गा को लेकर सुबह सुबह चल पड़ना और शाम तक वहां पहुंच जाना। ये तजवीज़ ठीक है, तुम अभी चल पड़ो। अंबर को ये तजवीज़ पसंद आई थी। नाग ने कहा, तुम्हें रास्ते का पता चल जाएगा, ओल्गा मेरे साथ है, फिर तुम भी हमें गाइड करोगे। नाग ने अंबर को रास्ते की सारी निशानियां बता दी और खुद बाज बनकर उड़ गया। आधी रात के बाद वो लेबॉर्ट्री के पास पहुंच गया। कमरे में रोशनी हो रही थी मगर शीशों पर स्याह कपड़ा चढ़ा था जिसकी वजह से बड़ी मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। जिस कमरे में प्रोफेसर को कैद किया गया था उसके रोशनदान से भी धीमी धीमी रोशनी की किरणें बाहर आ रही थीं। नाग उस रोशनदान पर जाकर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाकर अंदर देखा। प्रोफेसर एक पलंग पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। एक जर्मन सिपाही उसके सरहाने खड़ा पहरा दे रहा था। नाग उड़कर लेबॉर्ट्री के दूसरे कमरे के रोशनदान में आ गया। यहाँ मशीनों के सामने दो जर्मन सिपाही बैठे आपस में हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। जरा परे एक पलंग पर उनका अफसर सोया हुआ पड़ा खराटे ले रहा था। दो सिपाही करीब ही सोफे पर सो रहे थे। दो सिपाही मशीन गन लिए बाहर पहरा दे रहे थे। एक सिपाही हेलीकॉप्टर के बाहर पहरा दे रहा था। नाग ने हमले का सारा प्लान बना लिया। फिर वो उड़कर हेलीकॉप्टर के पास गया और पीछे छुपकर जमीन पर बैठ गया। जर्मन सिपाही ने किसी परिंदे की आवाज़ सुनी मगर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई ना दिया। वो उसी तरह चल फिरकर पहरा देने लगा। नाग ने बाज की शक्ल छोड़कर सांप का रूप बदल लिया और हेलीकॉप्टर पर रेंगता हुआ सिपाही के करीब आ गया। अंधेरे में सिपाही एक स्याह सांप को नहीं देख सकता था। जब सिपाही सांप के करीब से गुजरने लगा तो नाग ने छलांग लगाई और सिपाही की गर्दन से जाकर चिमट गया और जाते ही डस दिया। सिपाही लड़खड़ाकर गिरा और मर गया। सांप यहाँ से निकलकर लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर आ गया। उस जगह अंधेरे में दो जर्मन चल फिरकर लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पहरा दे रहे थे। सांप एक खास मुकाम पर दीवार पर छुपकर बैठ गया और सिपाही के आने का इंतजार करने लगा। पहरेदार सिपाही दूसरे सिपाही से मिलकर लेबॉर्ट्री के अकब से होकर उस जगह आ गया जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। जो ही सिपाही करीब से गुजरा सांप उछलकर उसकी गर्दन से चिमटा और फौरन डस दिया। डसते ही जहर ने सिपाही की गर्दन की रगें खुश्क कर दी। गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अब दूसरा सिपाही चक्कर पूरा करके उधर आया तो सांप ने उछलकर उस पर हमला कर दिया मगर सिपाही ने सांप को उछलकर हमला करते देख लिया था। उसने चीख मारकर अपने साथियों को खबरदार कर दिया। सांप ने उसे डस लिया था। वो मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ा मगर इस दौरान में उसके साथी संगीन ताने बाहर को भागे। बाहर आकर उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दोनों पहरेदार थोड़े थोड़े फासले पर मरे पड़े हैं। जर्मन ऑफिसर ने चीख कर कहा, हेलीकॉप्टर का जायजा लो। सिपाही हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। जर्मन अफसर ने लाशों का मुआयना करने के बाद कहा, सांप ने डसा है। मगर सांप यहाँ कहाँ से आ गया? जहर की वजह से इनके रंग नीले पड़ गए हैं। गर्दन पर सांप के डसने का निशान है मगर सांप कौन ले आया यहाँ? सांप अब कहाँ चला गया? दूसरी तरफ सिपाहियों ने आकर खबर दी कि हेलीकॉप्टर पर पहरा देने वाला सिपाही भी सांप ही के डसने से हलाक हो चुका है। जर्मन अफसर सख्ते में आ गया। इस वीरान इलाके में देखते देखते उसकी कंपनी के 3 जवान हलाक कर दिए गए थे। ये तखरीबी कार्रवाई थी। इसका मतलब था कि दुश्मन वहां पहुंच गया है मगर वो छुपा हुआ है। उसने सांप फेंककर उन सिपाहियों को हलाक किया है ताकि कोई आवाज पैदा न कर सके। उसने चीखकर हुक्म दिया, लेबॉर्ट्री के दरवाजे बंद करके खिड़कियों में मशीन गन्ने लगा दी जाएं। उसी वक्त सिपाही ने लेबॉर्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। खिड़की का शीशा तोड़कर मशीन गन्ने लगा दी।
प्रोफेसर को मालूम हुआ तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि अमेरिकी गोरीले वहां पहुंच गए हैं और अब उसे रिहा करा लिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता उसे अपनी बेटी ओल्गा का ख्याल आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि ओल्गा की किसी को खबर न थी। सांप अभी तक हेलीकॉप्टर पर था। वो देख रहा था कि जर्मनों ने लेबोरेटरी में मोर्चे संभाल लिए हैं। उसने हेलीकॉप्टर से उतरकर लेबोरेटरी की दूसरी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो लेबोरेटरी की दीवार पर चढ़ गया। यहाँ से रेंगता हुआ वो रोशनदान पर आ गया। उसने देखा कि अंदर प्रोफेसर पलंग पर लेटा सो रहा था, या शायद सोने की कोशिश कर रहा था। सांप ने रोशनदान में से अंदर उतरना शुरू कर दिया। कमरे में मध्यम सा बल्ब जल रहा था। सांप रेंगता हुआ प्रोफेसर के पलंग के पीछे दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसे प्रोफेसर के गहरे सांस की आवाज आ रही थी। उसने प्रोफेसर को मामला से आगाह करने का फैसला किया था। एकदम से सांप जून बदलकर इंसान यानी नाग के रूप में आ गया। वो दबे पांव प्रोफेसर के पलंग के पास गया। उसने आहिस्ता से उसे जगाया। प्रोफेसर हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे हलाक करने आए हो? नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्रोफेसर उठकर बैठ गया। क्या तुम अमरीकी गोरीले हो? हाँ, तुम यही समझ लो, मैं अमरीकी गोरीला ही हूँ। मैं तुम्हें यह खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ओल्गा जिंदा सलामत है और हमारी हिफाजत में है। क्या तुम सच कह रहे हो? प्रोफेसर ने नाग का बाजू थाम लिया। नाग ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया। शोर मत मचाओ, अभी खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है। तुम आराम से यहाँ बैठे रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। प्रोफेसर पलंग पर आंखें बंद करके लेट गया, मगर वो हैरान था कि ये गोरीला इस कमरे से क्यों कर बाहर निकलेगा। उसकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि नाग अंदर कैसे आ गया। प्रोफेसर कानी आंख से नाग को देख रहा था। नाग ने झुककर प्रोफेसर को देखा कि वो सो गया है कि नहीं। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर ली। जब नाग को तसल्ली हो गई कि प्रोफेसर उसे बिल्कुल नहीं देख रहा तो उसने बड़े इत्मीनान से अपनी जून बदल ली। प्रोफेसर कानी आंख से देख रहा था। जब उसने अपने सामने कमरे में एक जीते जागते इंसान को सांप बनते देखा तो वह पलंग पर लेटे लेटे खौफ के मारे कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नाग दरवाजे के सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर सुबह की हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। सर्दी शदीद से शदीद तर हो गई थी। सांप ने देखा कि दो सिपाही लेबोरेटरी की खिड़की में मशीन गन्ने लिए बैठे उफक को घूर रहे थे। शायद उन्हें खतरा था कि गोरीला हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करेंगे। सांप रेंगता हुआ उनके पीछे चला गया। दोनों सिपाहियों की पीठ अब नाग की तरफ थी। नाग ने आराम से एक सिपाही की गर्दन पर डस दिया। डसने के साथ ही सिपाही ने एक चीख मारी। दूसरे सिपाही ने घबराकर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से सारी जर्मन कंपनी के बाकी सिपाही खबरदार होकर खिड़की की तरफ भाग गए। नाग वहां से खिसक गया और हेलीकॉप्टर के पीछे छुप गया। चारों सिपाही इधर उधर घूम फिर कर सांप तलाश करने लगे। ये तो नाग के लिए बड़ा आसान शिकार थे। चुनाचे जो ही एक सिपाही हेलीकॉप्टर के पास आया उसने उसे डस दिया। दूसरा सिपाही चीख मारकर भागा। सांप वहां से भागकर लेबोरेटरी की तरफ आ गया। तीसरे सिपाही ने दिन की रोशनी में काले सांप को सफेद बर्फ पर भागते देख लिया था। बस फिर क्या था, सब उसी तरफ गोलियां बरसाने लगे। नाग फंस गया। जर्मन अफसर ने भी सांप को देख लिया था। उन्होंने मशीन गन का रुख उधर को कर दिया। नाग घबरा गया। मौत उसे सामने नजर आ रही थी। उसके लिए अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो परिंदा बनकर उड़ जाए। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। वो एकदम से बाज बनकर फिजा में उड़ गया। जर्मनों की समझ में ना आ सका कि सांप एकदम से कहाँ गायब हो गया। नाग ने उड़ते उड़ते आसमान का एक चक्कर लगाया, फिर एक बर्फानी टीले के अकब में आकर एक जगह उतर गया। क्या देखता है कि सामने से एक कुत्ता गाड़ी आ रही है जिस पर ओल्गा और अंबर सवार हैं। नाग जल्दी से उनके पास पहुंचा। इंसान की शक्ल में आकर उन्हें बताया कि मोर्चा अभी तक जर्मनों के कब्जे में है। उसने ओल्गा से कहा, तुम्हारे बाप को मैंने बता दिया है कि तुम जिंदा हो और यहाँ आ रही हो। वो बहुत खुश हुआ था। ओल्गा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अंबर ने कहा, फिर अब क्या करना चाहिए? आप लोग इसी जगह बर्फ के तोदे के पीछे छुपकर मेरा इंतजार करें। मैं जाकर एक और हमला करता हूँ। इस बार जरूर कामयाब हो जाऊंगा। अंबर और ओल्गा तोदे के पीछे छुपकर बैठ गई। नाग वहां से निकलकर लेबोरेटरी के करीब आकर रुक गया। उसने आंखें बंद करके जोर से सांस लिया और अब एक जर्मन कर्नल की शक्ल में वहां खड़ा था। उसकी वर्दी चमक रही थी, सर पर टोपी थी, हाथ में हंटर था और चमड़े के जूते पहन रखे थे। वो बर्फ पर चलता लेबोरेटरी के दरवाजे पर पहुंच गया। एकदम से जर्मन अफसर और सिपाहियों की नजर जर्मन कर्नल पर पड़ी तो वो दमबखुद होकर रह गए। उन्होंने अटेंशन होकर सलूट किए। जर्मन कर्नल ने आगे बढ़कर कहा, बाकी सिपाही कहाँ हैं? जर्मन अफसर बोला, जनाब, एक सांप ने हमला करके हमारे 6 सिपाहियों को हलाक कर दिया है। बदतमीज कहीं के, एक फौजी होकर ऐसी बुज़दिलाना बातें कर रहे हो। क्या तुम लोग सांप को भी नहीं मार सके? जनाब, वो सांप तो कोई जादू का सांप था, एकदम से गायब हो जाता था। शट अप, चलो चलकर मुझे असला दिखाओ। यस सर।
जर्मन अफसर ने कर्नल को साथ लिया और लेबोरेटरी के अंदर आ गया। यहाँ एक जगह मशीन गन लगी थी। सिपाही चौकस होकर बैठा था। कर्नल नाग ने कहा, तुमने पीछे इतला दी है कि हमें और असला और सिपाही चाहिए? जी नहीं। बड़े अहमक हो, क्यों नहीं इतला दी? सर अभी इतला किए देता हूँ। कर्नल नाग ने चल फिरकर सारी लेबोरेटरी देखी। प्रोफेसर से भी मिला। कर्नल ने कहा, इस प्रोफेसर को गोली क्यों नहीं मारी? जर्मन अफसर ने कहा, सर हेडक्वार्टर ने कहा था इसे काम लेना है, अभी इसे जिंदा रखा जाए। कर्नल नाग ने सर हिलाकर कहा, हेडक्वार्टर वाले भी पागल हैं। फिर उसने हुक्म दिया, तुम ऐसा करो कि बाकी चारों सिपाही लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाकर पहरा दो। मैंने हेडक्वार्टर से एक खुफिया बात करनी है। जर्मन अफसर ने कुछ हैरान होकर कहा, जनाब मगर? कर्नल ने डांट कर कहा, बकवास बंद करो, जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो। चलो सारे सिपाही लेकर हेलीकॉप्टर के पास जाकर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। जो हुक्म जनाब। जर्मन अफसर ने सलूट मारकर कहा और बाकी बचे हुए चारों सिपाही लेकर वह हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। जो ही वो खुले बर्फानी मैदान में आया, कर्नल नाग ने मशीन गन का मुंह उनकी तरफ करके फायरिंग खोल दी। जर्मन अफसर हैरान होकर तकने लगा, सर ये क्या कर रहे हैं? मगर मशीन गन की 6 गोलियां उनके सीने में आकर लगी और वह दूसरे सिपाहियों के साथ उसी जगह ढेर हो गया। नाग ने उसी वक्त फिर से अपनी असली शक्ल इख्तियार की और लेबोरेटरी के बाहर आकर हवा में सफेद झंडा लहराकर फायर किया। इसका मतलब यह था कि मोर्चे पर कब्जा कर लिया गया है। फायर की आवाज सुनकर अंबर और ओल्गा भी वहां आ गए। नाग ने ओल्गा के वालिद को उससे मिला दिया। दोनों गले मिलकर रोने लगे। उन्होंने नाग और अंबर का शुक्रिया अदा किया। मुझे यकीन है कि पीछे से जर्मन सिपाहियों की एक पूरी ब्रिगेड यहाँ आने वाली है, क्योंकि इत्तेहादी यहाँ पर भरपूर हमला करने वाले हैं। ये इतला जर्मन जासूसों ने हेडक्वार्टर पहुँचा दी है। अंबर बोला, तो फिर आपका क्या ख्याल है? प्रोफेसर ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें इत्तेहादियों को इतला कर देनी चाहिए कि लेबोरेटरी पर हमने कब्जा कर लिया है। वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ अपनी फौज उतार दें। नाग ने हामी भरी, मेरा भी यही ख्याल है। प्रोफेसर मशीन पर बैठकर वायरलेस करने लगा। काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद आखिर उसे एक फ्रीक्वेंसी मिल गई। प्रोफेसर ने आवाज दी, हेलो चार्ली, हेलो रॉजर। प्रोफेसर ने खुफिया जुबान बोलकर मालूम कर लिया था कि यह अमरीकी चौकी है। उसने बताया कि कुतुब शुमाली की लेबोरेटरी पर अमरीकी कब्जा कर लिया गया है, जल्दी से अपनी फौजें रवाना कर दें। दूसरी तरफ से अमरीकी कर्नल ने झुंझलाकर कहा, क्या बकबक कर रही हो तुम? अमेरिका ने कैसे कब्जा कर लिया है जबकि अमेरिकी फौज अभी तक वहां नहीं पहुंची? प्रोफेसर ने कहा, असल में बात यह है कि यहाँ अमेरिका के हमायती गोरिल्लों ने जर्मन सिपाहियों को हलाक करके यहाँ कब्जा कर लिया है। ठीक है, हम फौज रवाना कर रहे हैं। अमेरिकी कर्नल ने वायरलेस बंद कर दिया। प्रोफेसर ने अंबर से कहा, अमेरिकी फौज रवाना होने वाली है। ये लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं, बड़े आराम से बैठे हैं। इधर हम अपनी जान पर खेल रहे हैं। नाग मुस्कुराया, इस दूर दराज चौकी की कोई अहमियत भी तो नहीं है। प्रोफेसर बोला, कैसी बातें करते हो मिस्टर नाग? इस चौकी की अहमियत ना होती तो जर्मन हाई कमान यूं ही अपने फौजी यहाँ मरवाने के लिए ना भेज देता। अंबर ने कहा, तो फिर प्रोफेसर अब तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें यहाँ बैठकर अमेरिकी फौजों का इंतजार करना चाहिए या फिर? प्रोफेसर ने कहा, या फिर क्या भाई, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मुझे खतरा है, वो ये कि कहीं अमेरिकी फौजों के आने से पहले जर्मन ब्रिगेड ना यहाँ पहुंच जाए। अंबर बोला, मुझे भी यही खतरा है, क्योंकि जर्मन हाई कमांड इतनी देर तक इस इलाके से गाफिल होकर नहीं बैठ सकती। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि उन्हें दूर से हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब से करीबतर होती जा रही थी। प्रोफेसर ने चौंक कर कहा, ज़रूर यह जर्मन फौज का हवाई जहाज़ है। मैं जर्मन जहाज़ों की आवाज़ पहचानता हूँ। ओल्गा ने कहा, डैडी ये अमेरिकी जहाज़ भी तो हो सकता है। नहीं नहीं बेटी, मेरा तजुर्बा कभी झूठ नहीं बोलता। ये ज़रूर जर्मन छाता बरदार जहाज़ है जो यहाँ अपना पूरा ब्रिगेड उतारने आया है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे यहाँ एक खुफिया गार का इल्म है, मैं आप लोगों को वहाँ लिए चलता हूँ। किसी ज़माने में मैं वहाँ बैठकर तजुर्बे किया करता था। उस जगह से कोई जर्मन सिपाही वाकिफ नहीं है। चलो हम वहाँ भाग चलते हैं। ओल्गा ने कहा, डैडी हमें खाने की चीज़ें वहाँ ले जाना चाहिए। अब जहाज़ आसमान पर साफ नजर आ रहा था और उसमें से छाता बरदार जर्मन सिपाही ने छलांगे लगानी शुरू कर दी थी। भागो, अब वक्त नहीं रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी वहां से खाने पीने के कुछ डब्बे उठाकर थैले में डाले और प्रोफेसर के पीछे पीछे टीलों और बर्फ के तोदों के अकब से होते हुए एक गार के दरवाजे पर पहुंच गए। ये गार ऐसी जगह पर था जहां किसी को शक नहीं हो सकता था। वह चुपकर मैदान की जानिब देखने लगे। वहां छाता बरदार सिपाही एक एक करके नीचे उतर रहे थे। मैं ना कहता था कि ये जर्मन सिपाही हैं, देख लो तुम भी। वो साफ जर्मन सिपाही थे, वही वर्दी और मशीन गन कमर के साथ बंधी हुई, सरों पर स्याह टोप। ये कितने ही सिपाही थे। उनके उतरने के बाद दूसरा जहाज आसमान पर नमूदार हुआ और उस जहाज से भी छाता बरदार जर्मन सिपाही आलूओं की तरह नीचे गिरने लगे। अंबर बोला,
ये तो पूरा डिवीजन चला रहा है, प्रोफेसर कहने लगा। अमेरिका ने देर कर दी। अब अगर उन्होंने हमला किया तो बड़ी खूनी जंग होगी। काश वो मेरे सिग्नल करते साथ ही यहाँ अपनी फौज उतार देते और मोर्चे संभाल लेते। फिर वो जर्मन सिपाहियों को नीचे उतरते ही भून कर रख देते। अब इस लेबोरेटरी पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे जहाज के बाद तीसरा जहाज आया, उसमें से भी जर्मन फौज नीचे उतरने लगी। नाग ने कहा, ये तो बहुत फौज है। प्रोफेसर बोला, जरूर किसी जहाज में टैंक भी आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। एक जहाज बर्फ के मैदान में उतर गया, उसमें से 2 टैंक बाहर निकल आए और लेबोरेटरी की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद 2 ऐसी जीप गाड़ियां भी नमूदार हुईं जो खास तौर पर बर्फ के मैदान में चलने के लिए बनाई गई थी। ओल्गा ने कहा, अब हमारा भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रोफेसर ने कहा, हम उस वक्त तक यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे जब तक कि जंग के बाद अमेरिकी फौज इस मोर्चे पर कब्जा नहीं कर लेती। अंबर कहने लगा, हम फरार तो जिस वक्त चाहें हो सकते हैं। प्रोफेसर कहने लगा, यहाँ से फरार होना अपनी मौत को दावत देना है। बर्फ का ये सहरा बड़ा जालिम और संगदिल है। ये हमें अपनी तरफ बुलाकर फिर भूखा प्यासा मार डालता है। कई लोग यहाँ से फरार हुए और फिर बर्फ के तूफान में फंसकर मर खप गए। आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी। इसलिए हमें यहाँ से फरार होने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर मिस्टर नाग चाहे तो इस वक्त भी हम यहाँ से फरार हो सकते हैं। नाग ने जल्दी से पूछा, क्यों भला, मैं कैसे फरार हो सकता हूँ? मैं कोई परिंदा हूँ कि उड़कर भाग जाऊंगा? प्रोफेसर बोला, क्यों नहीं, तुम बेशक परिंदा बनकर उड़ सकते हो। नाग और अंबर ने एक दूसरे को देखा। प्रोफेसर को नाग की खुफिया ताकत के बारे में कैसे इल्म हो गया? बहरहाल ये मौका इन बातों पर गौर करने का नहीं था। मुसीबत सर पर खड़ी थी। जर्मन टैंक और गाड़ियां नजरों से ओझल होकर लेबोरेटरी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थीं। फौजें भी लेबोरेटरी के इर्द गिर्द बर्फ में मोर्चे खोदने लगी थीं। प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, हमें गार में चलना चाहिए। ये गार जिस जगह थी वहां किसी की नजर बिल्कुल नहीं जा सकती थी। बाहर बर्फ का तोदा था, उसके नीचे से एक रास्ता गार की तरफ जाता था। गार अंदर से खुला था। कोने में लोहे के पलंग बिछे थे, उस पर पुराने कंबल पड़े थे। एक अलमारी में साइंस के आलात रखे थे। अब हमें उस वक्त तक इसी जगह रहना होगा जब तक अमेरिकी फौज आकर इस मोर्चे पर कब्जा नहीं कर लेती। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर वो बातें करने लगे। ओल्गा अपने डैडी के पास आकर बैठी गुफ्तगू कर रही थी। अंबर और नाग दूसरे पलंग पर थे। अंबर ने नाग से पूछा, प्रोफेसर को तुम पर कैसे शक पड़ गया कि तुम परिंदा भी बन सकते हो? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है उसने मुझे अपने कमरे में सांप बनकर बाहर निकलते देख लिया था। बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि शायद हमें खुलकर करामत दिखानी पड़े। तुम ठीक कहते हो, एक तरह से हम यहाँ आकर फंस गए हैं। हम तो मारिया बहन का सुराग लगाने निकले थे कि यहाँ आकर उलझ गए। अब तो इन लोगों की जिंदगियां बचाना हमारा फर्ज बन गया है। ठीक है, हम अपना फर्ज हर हालत में अदा करेंगे। इसी तरह बातें करते वो सो गए। उधर जर्मन फौज ने सारी लेबोरेटरी के इलाके को घेरे में लेकर मोर्चे संभाल लिए थे। दोनों टैंक भी खास जगहों पर खड़े कर दिए गए थे। ये कोई 200 के करीब फौजी थे, जिन पर कमांडर एक जर्मन कप्तान था। उसने जो जगह जगह अपने सिपाहियों की लाशें देखी तो दंग रह गया। समझ गया कि अमरीकी गोरिल्लों की कारिस्तानी है। उसने हुक्म दे दिया कि फौजी हर तरह से चौकस रहें, क्योंकि मुमकिन है अमरीकी गोरिल्ले आसपास कहीं छुपे हुए हों। चुनाचे एक जर्मन दस्ता आधी रात को अमरीकी गोरिल्लों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दूसरा दिन भी अंबर और नाग ने गार के अंदर ही गुजार दिया। दूसरी रात को 4 जर्मन सिपाही गोरिल्लों को तलाश करते करते उस तरफ आ निकले जिधर अंबर और नाग प्रोफेसर ओल्गा गार में छुपे हुए थे। एक सिपाही टॉर्च की रोशनी में बर्फानी गड्ढों में देख रहा था कि कहीं कोई गोरिल्ला तो नहीं छुपा हुआ। अचानक उसकी नज़र टीन के एक डिब्बे पर पड़ी। यह टमाटर जूस का एक खाली डिब्बा था जिसे ओल्गा ने बेहतियाती से बाहर फेंक दिया था। जर्मन सिपाही का माथा ठिनका, सोचने लगा कि यह डिब्बा यहाँ कहाँ से आ गया। यहाँ तो चारों तरफ ही बर्फ है। उसे शक हुआ। उसने सीटी बजाकर अपने साथियों को बुला लिया। अब वो चारों इधर उधर तलाश करने लगे कि यह डिब्बा कहाँ से आ गया। कहीं कोई पोशीदा जगह, कोई कमीनगाह तो गोरिल्लों ने नहीं बना रखी। यहाँ जरूर गोरिल्लों का ठिकाना है। खामोश रहकर तलाश करो। अरे वो देखो, मुझे तो ये गार का मुंह लगता है। वो बर्फ के तोदे के सामने आकर रुक गए। ये गार का मुंह ही था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दस्ते के कमांडर ने आंखों से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आओ। उन्होंने गार का रास्ता तलाश कर लिया था। गार के मुंह से बर्फ का तोता जरा सा खिसकाकर वो गार में दाखिल हो गए। कमांडर फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे आगे जरा झुककर बर्फ की दीवार के साथ लगकर जा रहा था। स्टेन गन उसने तान रखी थी। उधर प्रोफेसर और ओल्गा एक पुराने वायरलेस को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह अमरीकी फौजों से राब्ता कायम किया जा सके। अंबर और नाग तेल का लैंप जलाकर उस पर चाय का पानी रखे बातें कर रहे थे। यहाँ जर्मन कमांडर से गलती हो गई।
उसे छींक आ गई। उसने जल्दी से दोनों हाथ मुंह के आगे रखकर जो छींक मारी तो स्टेन गन उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। छींक की दबी दबी आवाज पर अंबर और नाग चौंक पड़े। उन्होंने जानवर की खुफिया आवाज निकालकर प्रोफेसर और ओल्गा को खबरदार कर दिया कि यहाँ खतरा है। प्रोफेसर और ओल्गा अलमारी के पीछे बर्फ की खो में छुप गए। नाग ने गहरा सांस लेकर जून बदल डाली। वह सफेद बर्फानी खूंखार भालू बनकर बर्फ की दीवार के साथ अंधेरे में छुप गया। अंबर ने पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया और एक तरफ होकर आने वाली सिपाही का इंतजार करने लगा। उसका ख्याल था कि एक ही सिपाही होगा, लेकिन थोड़ी देर में वहां 4 जर्मन सिपाही नमूदार हुए। कमांडर ने गार के वस्त में मिट्टी के तेल का जलता चूल्हा और उस पर रखी केतली देखी तो उसने कहा, गोरीले भाग गए हैं, यही गोरीलों का ठिकाना है। चारों जर्मन सिपाही गार में इधर उधर फैल गए। उन्होंने वायरलेस सेट देखा और फिर एक सिपाही ने चीख कर कहा, प्रोफेसर और उसकी बेटी यहाँ है। बाकी सिपाही उधर को दौड़े और प्रोफेसर और उसकी बेटी को वहां से निकाल बाहर ले आए। कमांडर ने प्रोफेसर के कंधे पर स्टेन गन का दस्ता मारकर कहा, बाकी गोरीले कहाँ हैं? प्रोफेसर बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं। कमांडर ने ओल्गा को अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे पर स्टेन गन की नाली रखकर कहा, अगर तुमने गोरिल्लों के बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने हलाक कर दूंगा। प्रोफेसर बड़ा परेशान था कि अंबर और नाग कहाँ मर गए हैं, वो उसकी मदद को क्यों नहीं आए। अभी तो वो लोग आग के पास बैठे चाय बना रहे थे, अब कहाँ गायब हो गए? बोलो कहाँ हैं गोरीले, नहीं तो मैं शूट करने लगा हूं तुम्हारी बेटी को। कमांडर की इस धमकी पर प्रोफेसर परेशान हो गया। उसने कहा, गोरीले शाम को आए थे और फिर चले गए, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं। क्या वो यहाँ आएंगे? शायद। बकवास करते हो, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुमने गोरीलों का पता ना बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को शूट कर दूंगा। अभी उस जर्मन कमांडर ने 8 तक गिनती गिनी थी कि पिस्तौल के फायर की आवाज आई और एक गोली जर्मन कमांडर की कनपटी से गुजर गई। कमांडर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे सिपाही इधर उधर भागकर हवा में गोलियां चलाने लगे। इतने में रीछ के गुर्राने की भयानक चीख बुलंद हुई। अभी जर्मन सिपाही संभलने न पाए थे कि रीछ ने 2 सिपाहियों पर पीछे से हमला करके उन्हें चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरी सिपाही ने स्टेन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंबर ने आवाज दी, ओल्गा, बाप को लेकर नीचे बैठ जाओ। ओल्गा ने अंबर की आवाज सुनते ही प्रोफेसर को मेज के नीचे गिरा दिया। पागल जर्मन सिपाही दीवानों की तरह अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। अंबर ने सीटी बजाकर नाग को खबरदार किया, क्योंकि वहां अंधेरा था। नाग अब बर्फानी रीछ से बदलकर सफेद शाम की शक्ल में नमूदार हो गया था। वो बर्फ की दीवार पर चलता हुआ उस जगह आ गया जहां जर्मन सिपाही एक मेज की ओट में होकर गोलियां बरसा रहा था। नाग ने पीछे से आकर सिपाही की गर्दन पर हमला कर दिया। सिपाही के लिए अब गोली चलाना मुश्किल था। स्टेन गन उसके हाथ से गिर पड़ी और वो अगली दुनिया को चला गया। जब हर तरफ सुकून हो गया तो अंबर ने प्रोफेसर और ओल्गा को आवाज दी, तुम लोग जिंदा हो क्या? बिल्कुल जिंदा है जनाब, प्रोफेसर और ओल्गा ने कहा। नाग भी शाम की जून बदलकर नाग बन चुका था। उन्होंने लैंप चला दिया और जर्मन सिपाहियों की लाशों को बर्फ का गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। उन्होंने चारों तरफ जर्मन सिपाहियों की स्टेन गन्ने और वर्दियां संभाल कर रख ली थीं। हो सकता है इन वर्दियों की जरूरत पड़ जाए। रात गुजर गई, दिन चढ़ आया। कुतुब शुमाली का सूरज मशरिक के उफक के साथ मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। 4 जर्मन सिपाही जब गश्त से वापस ना आए तो जर्मन कप्तान को फिक्र पड़ गई। उसने एक और पार्टी को उन सिपाहियों की खोज के लिए रवाना कर दिया। लेकिन अब अंबर और नाग ने गार के दरवाजे पर इस तरह से बर्फ जमा दी थी कि किसी को देखकर जरा सा भी शक नहीं पड़ सकता था कि यहाँ कोई गार है। सिपाही सारा दिन अपने साथियों को तलाश करते रहे, मगर नाकाम वापस आ गए। दूसरी रात अंबर, नाग और प्रोफेसर वायरलेस सेट को दोबारा ठीक करने की कोशिश करने लगे। सेट कुछ ऐसा खराब हुआ था कि ठीक होने का नाम नहीं लेता था। प्रोफेसर बोला, वायरलेस सेट की हमें सख्त जरूरत है। मैं अमेरिकी हेडक्वार्टर के नंबर को जानता हूँ। हमें उन लोगों को जल्द से जल्द इतला करनी होगी कि यहाँ पूरा ब्रिगेड टैंकों के साथ आ चुका है। नाग ने कहा, यह वायरलेस सेट ठीक नहीं हो सकता। ओल्गा कहने लगी, ये तो शायद अब क़यामत तक ठीक ना हो। अंबर बोला, मेरे ख्याल में अब एक ही तरीका है। वो कौन सा? प्रोफेसर ने पूछा। अंबर कहने लगा, किसी तरह जर्मन फौजों के ठिकाने पर जाकर वहां से वायरलेस सेट उड़ा लाया जाए। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर हमने अमेरिकी फौजों को पैगाम भिजवाने में देर कर दी तो हो सकता है यहाँ और ज्यादा फौज आ जाए और फिर ये मोर्चा सर करना हमारे लिए मुश्किल तरीन होगा। शाम को नाग ने जर्मन सिपाही की वर्दी पहनकर सर पर लोहे का टोप रखा, स्टेन गन हाथ में ली और खामोशी के साथ गार से निकलकर जर्मन मोर्चों की जानिब चल पड़ा। इधर उधर का चक्कर लगाकर वो लेबोरेटरी की तरफ चलने लगा। सामने मोर्चा था जिसके बाहर एक जर्मन टैंक खड़ा था। उसकी तोप की नाली ऊपर को उठी हुई थी। 2 सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। नाग उनके करीब से गुजरा तो जर्मन सिपाही ने बुलंद आवाज से पूछा, कौन हो? नाग ने जर्मन जुबान में कहा, दोस्त हूँ। जर्मन सिपाही ने कहा, नंबर क्या है? नाग ने अपना नंबर बता दिया। ये नंबर वर्दी की पेटी पर लिखा हुआ था।
जो उसने गार से निकलते वक्त ही याद कर लिया था। अब वो लेबोरेटरी के पीछे जरा फासले पर बनाए हुए मोर्चे की तरफ चलने लगा। उसे यकीन था कि यहाँ मोर्चे में वायरलेस सेट जरूर होगा। अभी मोर्चे के करीब ही आया था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नाग ने पलट कर देखा, पीछे एक जर्मन अफसर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। नाग ने झट सलूट किया। जर्मन अफसर ने करख्त आवाज में पूछा, तुम अकेले इधर क्या कर रहे हो? तुम किस मोर्चे के सिपाही हो? नाग आएं बाएं शाएं करने लगा। जर्मन अफसर ने पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम? साथ ही उसने जोर से सीटी बजाकर सबको खबरदार कर दिया। मोर्चों से सिपाही निकल निकल कर वहां आ गए और उन्होंने नाग को गिरफ्तार कर लिया। वो उसे पकड़कर अंदर ले गए। वहां जाकर पता चला कि नाग के नाम का कोई सिपाही वहां नहीं है। उसकी वर्दी पर जो नंबर था उस नंबर का सिपाही गुमशुदा था। वो दूसरे 3 सिपाहियों के साथ गुम हो चुका था। अब तो जर्मन अफसर को यकीन हो गया कि यह अमरीकी गोरिल्ला है और जर्मन सिपाहियों को इसी ने कत्ल किया है। नाग को क्वार्टर गार्ड में डाल दिया गया। जर्मन अफसर उसके सामने बैठकर उससे पूछगिछ करने लगा। नाग मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि वो कुछ नहीं जानता। जर्मन अफसर ने चीख कर कहा, जिस सिपाही की तुमने वर्दी पहन रखी है वो सिपाही कहाँ है? उसके दूसरे साथी कहाँ हैं? अगर तुमने जुबान ना खोली तो हम तुम्हें टैंक के नीचे कुचल देंगे। नाग ने कहा, बेहतर यही है कि तुम लोग मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जर्मन अफसर ने इशारा किया। 2 सिपाही संगीनें तानकर नाग की तरफ आए और उन्होंने नाग की पसलियों में संगीनें चुभोनी शुरू कर दी। नाग को दर्द होने लगा, वो मर भी सकता था। उसने जर्मन अफसर से कहा, अभी बताता हूँ, इन लोगों से कहो कि परे हट जाएं। परे हट जाओ, जर्मन अफसर ने कहा। सिपाही 2 कदम परे हटकर खड़े हो गए। नाग ने कहा, बात असल में यह है कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं इधर सैर करने उड़ता उड़ता आया था कि एक जर्मन सिपाही की वर्दी पड़ी देखी, मैंने उसे पहन लिया और बस। भला मुझे क्या खबर कि वो जर्मन सिपाही कहाँ है? जर्मन अफसर ने नाग के मुंह पर तमाचा मार दिया। नाग की आंखों में खून उतर आया। उसने आंखें बंद करके जोर से सांस लिया और जर्मन सिपाहियों के देखते देखते वो इंसान से एक छोटा सा परिंदा बन गया और उड़कर सामने छत पर जा बैठा। जर्मन अफसर और सिपाही हैरत से मुंह खोले एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा था उन्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा था। जर्मन अफसर चिल्लाया, शूट कर दो इस जादूगर परिंदे को। सिपाहियों ने फायर खोल दिया, लेकिन नाग दूसरी तरफ चला गया था। उड़ता उड़ता वो काफी दूर जाकर एक जगह टीले की ओट में उतर गया। यहाँ उसने सफेद सांप का रूप बदल लिया और लेबोरेटरी की तरफ अंधेरे में रेंगना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था जिसकी रोशनी खाने की मेज पर पड़ रही थी। नाग उस वक्त कमरे के दरवाजे के पीछे पहुंच चुका था। सांप कुछ देर वहां छुपा रहा, फिर उसने फर्श पर दीवार के साथ साथ रेंगना शुरू कर दिया। वह जर्मन अफसर की कुर्सी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि जर्मन अफसर के पाँव में चमड़े के जूते थे। वो उसके टखनों तक चढ़े हुए थे। सांप ने सर ऊपर उठाकर बड़ी तेजी से जर्मन अफसर के घुटने पर डस दिया। खाना खाते खाते जर्मन अफसर के हाथ से निवाला मेज पर गिरा और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। सिपाही और दूसरे अफसर उसकी तरफ लपके, मगर वो मर चुका था। सांप इस दौरान में रेंगता हुआ बाहर निकल गया। वो सीधा जर्मन मोर्चे पर पहुंचा। यहाँ 2 सिपाही पहरा दे रहे थे और उनके करीब ही एक वायरलेस सेट पड़ा था। उसने गहरा सांस लेकर एक जर्मन कप्तान का रूप धार लिया और सीधा मोर्चे में जाकर कहा, सब ठीक हो जवानों? जर्मन सिपाही ने अपने सामने कप्तान साहब को देखा तो सलूट करके कहा, यस सर, बिल्कुल ठीक है। नाग ने अपनी टोपी अच्छी तरह से आगे करके कहा, लेबोरेटरी में जाकर एक वायरलेस सेट उठा लो, जल्दी चलो, भाग कर, डबल मार्च। हुक्म पाकर दोनों सिपाही मोर्चे से निकलकर लेबोरेटरी की तरफ भागने लगे। नाग ने उनके जाते ही मोर्चे से वायरलेस सेट निकालकर करीब खड़ी जीप पर रखा और उसे चलाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। सिपाही जब दूसरा वायरलेस लेकर वापस आए तो देखा कि कप्तान जीप और वायरलेस समेत गायब है। उनका माथा ठिनका, उन्होंने शोर मचा दिया। सिपाही नाग की तलाश में भाग खड़े हुए, लेकिन नाग ने एक जगह जाकर जीप बर्फ पर ही छोड़ दी और वायरलेस सेट कंधे पर उठाकर गार की तरफ भागना शुरू कर दिया। बर्फ पत्थर की तरह सख्त थी, उस पर पांव के निशान बिल्कुल नहीं पड़ते थे। आखिर वो गार में पहुंच गया। वायरलेस सेट देखकर प्रोफेसर, ओल्गा और अंबर बड़े खुश हुए। प्रोफेसर ने उसी वक्त वायरलेस ऑन किया और फ्रीक्वेंसी मिलाकर अमेरिकी हेडक्वार्टर से बात शुरू कर दी। उधर से कोई अक्खड़ सिपाही बोल रहा था, कौन हो तुम? कहां से बात कर रहे हो? किससे बात करोगे? मस्करे? प्रोफेसर ने कहा, हेलो हेलो चार्ली, मैं तुम्हारे किसी अफसर से बात करना चाहता हूँ। उधर से सिपाही बोला, चार्ली के बच्चे तुम कौन हो? पहले ये तो बताओ। मैं कुतुब शुमाली से प्रोफेसर ग्राहम बोल रहा हूँ, मुझे जनरल मैकार्थी से मिलवाओ जल्दी। जनरल मैकार्थी उस वक्त कुतुब शुमाली के लिए अमरीकियों का बड़ा खतरनाक खुफिया लफ्ज था। हर सिपाही के कान में यह लफ्ज डालकर यकीन दिलाया गया था कि इस लफ्ज के साथ इंतहाई खतरनाक इमरजेंसी वाबस्ता है। चुनाचे सिपाही ने जो ही मैकार्थी सुना वो यस सर अभी बुलवाता हूँ कहकर वहां से भागा और साथ वाले कमरे से कैप्टन को बुला लाया। कैप्टन ने प्रोफेसर की बात सुनते ही कहा, ओके सर, चार्ली पहुंच रहा है।
मतलब ये था कि एक्शन शुरू हो रहा है। प्रोफेसर ने वायरलेस बंद कर दिया। इतने में गार के बाहर भारी फौजी जूतों की आवाज सुनाई दी। ओल्गा डरकर बोली, जर्मन आ गए। अंबर ने कहा, फिक्र की बात नहीं, हम उनसे निपट लेंगे। प्रोफेसर, ओल्गा और अंबर ने स्टेन गन्ने संभाल ली और गार के अंदर पड़े बर्फ के तोदों की ओट में हो गए। नाग ने कहा, मैं बाहर जाकर पता करता हूँ। नाग सांप बनकर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जाकर क्या देखता है कि एक टैंक सामने से चला रहा है और जरा फासले पर चंद सिपाही खड़े हैं। टैंक की गिड़गिड़ाहट की आवाज अंदर ओल्गा, प्रोफेसर और अंबर ने भी सुनी। कमबख्त, ये तो टैंक लेकर आ गए। मालूम होता है इन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया है। ओल्गा सहम गई थी, कहने लगी, डैडी अब हमारी जिंदगी खतरे में है, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये लोग तुम पर हाथ भी नहीं उठा सकते और मैं अभी मर नहीं सकता, फिक्र न करो। प्रोफेसर बोला, हम तीन इन सैकड़ों सिपाहियों के आगे क्या कर सकते हैं अंबर? ये लोग गार पर हमला करने वाले हैं। प्रोफेसर मुस्कुराया, अगर इन्होंने हमला कर दिया तो हम भी हमला कर देंगे। क्या मतलब, हम भला क्या कर सकते हैं? यही तो आपको इल्म नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आप देखते जाएं कि क्या होता है। अभी तक तो तुम लोगों को ये जर्मन कुछ नहीं कह सके। बाहर गोली चलने की आवाज आई। गार में उन लोगों के कान खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ है, ओल्गा ने डरते डरते कहा। प्रोफेसर बोला, स्टेन गन तैयार रखो, काश इस वक्त अमेरिकी हवाई जहाज बमबारी करने आ जाए। ओल्गा कहने लगी, उन्हें हमारा वायरलेस तो मिल गया था, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। वो ग्रीनलैंड के अड्डे से आएंगे, कुछ वक्त जरूर लगेगा। बाहर एक और गोली चली, फिर स्टेन गन चलने की आवाज आई। इसके बाद टैंक के 4 गोले एक के बाद एक चले। सारा इलाका गरज कर रह गया। प्रोफेसर बोला, हमें बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए, गार में आकर वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। अंबर बोला, खामोश, हमें यहाँ रहकर इंतजार करना होगा, नाग उन्हें संभाल सकता है। बाहर नाग ने अनोखा ड्रामा खेला था। वो दूसरी तरफ जाकर अचानक एक प्रोफेसर की शक्ल में जाहिर हो गया और सिपाहियों को देखकर भागा। सिपाहियों ने उस पर गोली चला दी। नाग बर्फ के तोदे के पीछे गायब हो गया। वहां से टैंक की तरफ भागा। टैंक ने फायरिंग शुरू कर दी। नाग फिर से सांप बनकर बर्फ पर रेंगने लगा। उसने 2-3 सिपाहियों को डसकर हलाक कर दिया। बाकी सिपाहियों ने अपने साथियों को गिरते देखा तो मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। अब नाग उड़ने वाला सांप बनकर उड़ता उड़ता टैंक सवारों के सर पर आ गया। रात का अंधेरा ढलने लगा था और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। नाग को कोई सिपाही ना देख सका, अगरचे एक सिपाही ने टैंक में से सर बाहर निकाला हुआ था। नाग उन्हें धोखा देकर गार से दूर ले आया था, यही वो चाहता था। अब वो उन लोगों को इसी जगह खत्म कर देना चाहता था। उसने उड़ते उड़ते नीचे गोता लगाया और टैंक के बाहर निकले हुए सिपाही की गर्दन से चिमटकर डस दिया। आगे क्या हुआ? प्रोफेसर और ओल्गा का क्या इंजाम हुआ? क्या कुतुब शुमाली की मुहिम कामयाब हो गई? अमेरिकी फौजें किस वक्त पहुंची? मारिया किस जगह थी? ये सब कुछ जानिए इस नावल की अगली किस्त में।